Good evening, good evening. Good evening all of you. एक बार आप लोग कंफर्म कर दें ऑडियो वीडियो सब ठीक आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? शुरू करें क्लास। कोई ऑडियो इको वगैरह तो नहीं हो रहा? ओके। तो नया बैच आज से हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला सेशन जो हर नए बैच के स्टार्टिंग में हम करते हैं, सबसे पहले ओरिएंटेशन सेशन कि जो भी बिगिनर स्टूडेंट हैं, जिनको भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अब शुरू करनी है, जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह हैं, जो भी डाउट हैं, तैयारी कैसे होनी चाहिए, आने वाले समय में क्या क्या फेजेस होंगे जो आपको टैकल करने होंगे, एक पहले से ही माइंडसेट क्लियर होना, ये सारी चीज़ों के बारे में पहले हम चर्चा करें। क्योंकि तैयारी में होना क्या है, पढ़ना आपको किस तरीके से है, किन सब्जेक्ट को प्रायोरिटी पर रखना है, और आपके डाउट वगैरह क्या क्या हैं, किस एग्जाम की तैयारी आपको करनी है, किस एग्जाम के लिए क्या फोकस करना है, वो सारी बातें हम आज के सेशन में कवर कर लेंगे। क्लासेस किस तरह से कंडक्ट होंगी, नोट्स वगैरह कैसे आपको रेडी करना है, सारी बातें हम आज की क्लास में क्लियर कर लेंगे। जिसके जितने भी डाउट हों वो आज पूछ लीजिएगा, इस तरह के जनरल डाउट्स। सब्जेक्ट का डाउट तो सब्जेक्ट के साथ साथ आएंगे ही, जनरल डाउट जिसके जितने भी हैं, कोई भी क्वेरी हो दिमाग में, आप आज की क्लास में पूछ लीजिएगा। लाइव क्लासेस में भी पूछ सकते हैं, पर जो जनरल डाउट्स हैं तैयारी शुरू करने के पहले, जिसके दिमाग में जो भी चल रहा हो, वो आज डिस्कस कर सकते हैं हम इस पर। सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूं। इसमें नया बैच जो हम आज से शुरू कर रहे हैं, क्या क्या चीजें इसमें होने वाली हैं, मैं ये सारे पहले क्लियर कर दूं, फिर आप डाउट पूछिएगा। न्यू बैच आज से जो हम शुरू कर रहे हैं क्लास, तो हम लाइफ साइंस पहला सब्जेक्ट शुरू करेंगे आगे। सबसे पहले ओरिएंटेशन की हम बात करें तो न्यू बैच जो हम शुरू कर रहे हैं, इसमें क्या क्या होना है वो मैं आपको बता दूं। लाइव क्लासेस, कंप्लीट जीएस की सारी लाइव क्लासेस होंगी इसके अंदर। तो जो भी एग्जाम आपको देना है, सीजीएल देना हो, जेई देना हो, आरओ का एग्जाम आ जाए, या जैसे सीएसआईआर की वैकेंसीज आई थी वैसा कोई एग्जाम आ जाए, या कोई एई जेई का पेपर और कोई हो, कोई पीएसयू का एग्जाम हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी, जीएस जहां पर भी आता हो, जिन भी एग्जाम में जीएस, स्टेट पीसीएस हो, तो जीएस हम इसमें कवर करेंगे, लाइव सब्जेक्ट्स। इसके अलावा लाइव क्लासेस जो होंगी, ये लाइव क्लास होने के बाद रिकॉर्डिंग में सेम डे अवेलेबल हो जाती है 1 आवर के बाद। जिस भी दिन जो लाइव क्लास होती है वो 1 आवर के बाद रिकॉर्डिंग में सब अवेलेबल रहती है। ठीक है। नोट्स वगैरह कैसे डाउनलोड होते हैं, वो सारे स्टेप्स मैंने कई बार आरोहन पे ग्रुप चैट में डाले हुए हैं, आज मैं फिर से रीशेयर कर दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। आरोहन पे जो भी पीडीएफ अवेलेबल हैं, उनको डाउनलोड करने वगैरह का क्या प्रोसेस होता है, वो स्टेप्स फिर से लिखकर मैं ब्रॉडकास्ट मैसेज में डाल दूंगा, सब लोग देख सकते हैं। तो ये जनरल क्वेरीज जो आती हैं, बार बार अलग अलग रिप्लाई ना करना पड़े, वो मैं एक बार आपको सब बता देता हूँ। तो नए बैच में जीएस जितना है वो सारी लाइव क्लासेस होंगी, और कुछ एग्जाम में किसी में आपका हिंदी आ जाता है, किसी एग्जाम में इंग्लिश पूछ लेता है, तो बार बार आपको अलग अलग नाम से बैच के लिए पैसे ना खर्च करने पड़े। जो चीजें आरोहन पर अवेलेबल हैं वो भी एडिशनली हम इसमें प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि एप्टी एंड रीजनिंग, काफी लेक्चर एप्टी एंड रीजनिंग हमने कराए थे, और आरोहन शुरू ही मई 2023 में हुआ है, तो पुराने लेक्चर कोई नहीं है। एप्टी रीजनिंग हमने दिसंबर में भी करवाया था, तो एप्टी रीजनिंग अभी हाल फिलहाल में जो हमने कराए थे, उनके सभी लेक्चर पर ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। तो एप्टी रीजनिंग हो गया। इसके बाद जनरल इंग्लिश, काफी रिनाउंड टीचर हैं जिन्होंने लास्ट ईयर कराया था इंग्लिश। इसके अलावा आपका जनरल हिंदी, कुछ एग्जाम में ये भी आता है, तो हिंदी का जितना कंटेंट आरोहन पे है वो भी इस बैच में रहेगा, पर ये वाला पोर्शन जो है ये रिकॉर्डिंग में रहेगा, क्योंकि अब इस वाले पार्ट में तो अपडेशन की जरूरत है नहीं भाई। एप्टी रीजनिंग काफी लेक्चर पड़े हैं, जनरल इंग्लिश, हिंदी, अब इसमें तो कोई करंट अफेयर की तरह की चीज नहीं कि अपडेट करना हो। ये रिकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट हैं ये भी इस बैच में अवेलेबल कर दिए हैं।
तो इस बैच के अंदर लाइव क्लासेस आपकी जीएस सारे सब्जेक्ट, ये तो लाइव में 1 बाय 1 सारे कराऊंगा ही। रिकॉर्डिंग में एप्टी रीजनिंग भी दे दिया, इंग्लिश भी, हिंदी भी, क्योंकि कई एग्जाम में कुछ ना कुछ इसमें से पूछता रहता है। अननेसेसरी बार बार आपको अलग अलग नाम से बैच करने की जरूरत नहीं है, इसमें ये चीजें अवेलेबल रहेंगी। इसके बाद अब ये बैच जो कंप्लीट करेंगे, एक तो इसमें इत्मीनान से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, पूरा समय लेके पढ़ेंगे, एक एक सब्जेक्ट को टाइम देंगे, बीच बीच में छुट्टियां भी रहेंगी। जैसे पिछले साल मैंने 2 लाइव बैच कराए थे और उसमें लगातार क्लासेस चली थी, उसमें कोई गैप बहुत ज्यादा नहीं थे, तो 4 से 5 महीने में हमने उसको कंप्लीट किया था। एक मई में बैच कराया था 2023 में, एक सितंबर में कराया था, वो दोनों बैच 4-5 महीने में कंप्लीट किए थे। इसको थोड़ा तसल्ली से आराम से समय देकर कराएंगे, क्योंकि अभी तुरंत कोई एग्जाम तो है नहीं, अभी 2 ही महीने बाद तो कोई एग्जाम, नया कोई एग्जाम तो पेंडिंग है नहीं। और अभी जो जून में एसएससी जेई होना है वो बैच मैं ऑलरेडी पूरा करा चुका हूँ, वो बैच ऑलरेडी कंप्लीट है। ये बैच जो है अब जो आगे एग्जाम आएंगे जून जुलाई के बाद वाले, उनके लिए काम आ जाएगा। तो लाइव क्लासेस कंप्लीट जीएस होंगी, एप्टी रीजनिंग रिकॉर्डिंग में होगा, जनरल इंग्लिश रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग लाइव क्लासेस जो होती जाएंगी वो भी सेम डे 1 आवर के बाद रिकॉर्डिंग में अवेलेबल रहेंगी। इनमें भी ये लगभग आप मान के चलें, लाइव क्लासेस में भी 8 सब्जेक्ट कराने हैं और 6 से 7 महीने का समय लगेगा, क्योंकि डेली 2 आवर्स क्लास करेंगे। मैंने बताया 1 बाय 1 एक एक सब्जेक्ट को उठाएंगे, बहुत ठीक तरह से उसको कवर करना है। थोड़ा सा गैप भी रहेगा, आप रिवाइज भी कर लें, ठीक से उसको कवर भी कर लें, फिर अगला सब्जेक्ट। मतलब तसल्ली से, इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि मुझे सिर्फ कंप्लीट नहीं करना, मैं कंप्लीट करता जाऊं, आपको टाइम भी दूं कि बीच बीच में फिर आप उसको कवर करते चलें। और जो मैं टाइम दूंगा उसमें फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस और कुछ किसी स्टेट लोकल का जीएस, कुछ और चीजें उसमें कवर कर दूंगा गैप के बीच में। तो ये वाला जो आपका लाइव क्लासेस जीएस की होनी है, लाइव जीएस जो होना है, इसमें 8 सब्जेक्ट हमें करने हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट जो मैं इसमें स्टार्ट करूंगा, लाइफ साइंस। लाइफ साइंस क्यों? क्योंकि अभी पिछला बैच जब हमने कराया था, पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह जल्दी ही पढ़ाया है। पिछला बैच जो हमने कराया था अभी सितंबर वाला बैच, पॉलिटी हिस्ट्री जल्दी हुआ है इसमें। और लाइफ साइंस कई एग्जाम में, अब बायो वाला पार्ट है, एक तो इंजीनियर्स को टफ लगता है, ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को, या जो साइंस वगैरह 11th-12th में ठीक से जिन बच्चों को तैयार नहीं है, मान लो सीजीएल आर्ट्स बैकग्राउंड वाले सीजीएल भी देते हैं, या स्टेट पीसीएस वाले बच्चे हैं, तो लाइफ साइंस स्कूल लेवल पे हम इसको बायोलॉजी कहते हैं, हायर लेवल पे इसको लाइफ साइंस कहते हैं। तो ये थोड़ा सा उनको टफ लगता है, तो इसमें पूरा समय है, आसान सब्जेक्ट, बस क्लास के साथ साथ आप देखो। जीएस की जहां तक बात है, कई बच्चों के दिमाग में सबसे पहला पॉइंट ये होगा, सर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, जीएस मैंने कभी पढ़ा नहीं है, जीएस में इंटरेस्ट नहीं है मुझे, मैं कैसे कर पाऊंगा। ये सेल्फ डाउट करना बंद कर दो सबसे पहले तो, ये बिल्कुल दिमाग में डाउट मत रखिए। आप क्लास में 5th क्लास के बच्चे को भी बिठा देंगे, उसको भी जीएस पूरा समझ में आएगा। तो ये तो बात ही नहीं है कि आपको समझ में ना आए, या नहीं हो सकता है। इतने साल में इतने बच्चे मैं पढ़ा चुका हूँ, जो भी सीनियर वगैरह पढ़ा हो या किसी ने रिकमेंड आपको किया होगा आरोहण क्लास के लिए, तो पहला पॉइंट यही कहा गया होगा भाई जीएस के लिए आपको परेशान नहीं होना। सिर्फ पॉइंट ये है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप उतना कर भी रहे हैं कि नहीं, क्लास आप रेगुलर कर रहे हैं कि नहीं, नोट्स प्रॉपर आपने बनाए कि नहीं, जो चीज बोली गई है, एम्फेसिस दिया गया है, वो आप कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेरे एंड से आपको इसमें कमी कहीं नहीं मिलेगी, आपके एंड से कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर आप बराबर जितना मैं बोल रहा हूँ मेहनत कर रहे हैं, जीएस में कोई कारण नहीं है कि आप अच्छा ना कर पाए। सब्जेक्ट की चिंता आप छोड़ दीजिए, कोई भी सब्जेक्ट होगा समझाने की गारंटी मेरी है, समझ में सब आएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो, डिफिकल्ट कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। डिफिकल्ट का मतलब ये होता है कि टीचर आपको ठीक से समझा नहीं पा रहा है। अगर कोई चीज आपको डिफिकल्ट लग रही है तो वो टीचर के ऊपर डाउट है कि टीचर आपको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। क्योंकि भाई कोई सब्जेक्ट अगर नहीं पढ़ा तो डिफिकल्ट आपको क्यों लग रहा है, कि सामने वाला समझा ठीक नहीं पा रहा है, नहीं तो डिफिकल्ट क्यों लगेगा। तो लाइफ साइंस सबसे पहला मैं सब्जेक्ट शुरू करूंगा ये वाला, क्योंकि बायो वाले पार्ट से लोग थोड़ा अनटच्ड रहते हैं, डिफिकल्ट मानते हैं इसको, और क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। सीजीएल पेपर आप उठाओगे, एई देखोगे, पीएसयू देखोगे, उनमें इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। इवन यूपीएससी भी पूछता है सिविल्स वगैरह में, सिविल सर्विसेज में बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं, 3-4 क्वेश्चन मान लो, 3 क्वेश्चन तक आ जाता है, पर ये आसान सब्जेक्ट है और इसके क्वेश्चन बनने चाहिए। पिछली बार भी यूपीएससी में कुछ क्वेश्चन आए थे, सिंपल थे, वो बनने चाहिए। पर क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे नहीं हैं उनको टफ लगता है ये एरिया, है कुछ नहीं, पहला सब्जेक्ट हम इससे शुरू करेंगे। इसकी जो क्लासेस हम शुरू करेंगे, ये हम शुरू करेंगे 14th से शुरू करेंगे लाइफ साइंस। आज ओरिएंटेशन सेशन होगा, 2 दिन गैप करके फिर 14 से शुरू करेंगे। गैप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी
जो जून में एसएससी जेई वगैरह का पेपर होना है, आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा होगा। फिर स्टेट पीसीएस वगैरह भी होना है, अभी यूपी वाला, उत्तराखंड का पेपर होना है। कई सारे स्टूडेंट आप लोगों में जिन्होंने ये सब फॉर्म भरे हुए हैं। तो करंट अफेयर जो मैं पिछले वीक में कवर कर रहा था, आपसे मैंने बताया था 2 क्लास और अगर ऐड कर दूंगा तो वो पूरा हो जाएगा अप्रैल तक का। इवन अप्रैल तक का नहीं, मैं 11 मई तक का डाटा कवर कर दूंगा। 11 मई तक का कवर कर दूंगा। तो 12 और 13 मई वाली जो क्लास होगी, तो अभी मेरा जो प्लान है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट आप लोगों में जिनके अगले महीने एग्जाम जो होना है, करंट अफेयर लगभग मैंने करा दिया है। तो 12 और 13 मई 6:30 PM इसमें आपकी करंट अफेयर की ही क्लास होगी। तो करंट अफेयर अभी जो मैंने मई मंथ में जो क्लासेस कराई है, 3 क्लास हो चुकी है मई में। चौथी क्लास होगी 12 को, 5वीं क्लास होगी 13 को। 6:30 PM होगा करंट अफेयर। तो इसमें करंट अफेयर की जो बची हुई थ्योरी है वो, और क्वेश्चंस मैंने आपको कहा था कुछ कवर कर दूंगा, कुछ क्वेश्चंस। तो अगले 2 दिन में कुछ थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस का पार्ट हम कवर करेंगे 12 और 13 मई में। और ये आपका 11 मई तक का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो जो भी जून में और मिड जुलाई में पेपर हैं, यहां तक का करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएगी बात। जनवरी तक का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया ही हुआ है। और जो जनवरी से 11 मई तक का डाटा 3 क्लासें में करा चुका हूं, जनवरी से मई तक के डाटा की, जनवरी से अप्रैल तक का। और 12 और 13 मई 2 क्लास और लगेंगी, जिसमें बचा हुआ करंट अफेयर, थोड़ी बहुत थ्योरी और क्वेश्चंस ये कवर हो जाएंगे। तो आपके जो करंट अफेयर के टॉपिक हैं जो जून के पेपर में और जुलाई तक आना है, वो काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 14 तारीख को मैं लाइफ साइंस शुरू कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 2 दिन छुट्टी कर रहा हूँ, बाकी 2 दिन आपका करंट अफेयर चलेगा। 12 को भी क्लास है, 13 को भी क्लास है। तो थोड़ा सा पार्ट सोच रहा और कवर कर दे कि वैरायटी क्वेश्चन आपके बढ़ जाए यहाँ पर। ठीक है। तो न्यू बैच जो है करंट अफेयर की क्लास उनको भी दी जा रही है, करंट अफेयर उनके लिए भी अवेलेबल है। ठीक है। अब देखिए लाइव जीएस बैच में हमें क्या क्या कराना है। लाइफ साइंस 14 मई से शुरू होगा, 6:30 PM इसकी क्लास होगी। 6:30 PM पे चलेगा, लगभग 2 आवर्स के आसपास। कभी 1.5 घंटे की क्लास, कभी 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे के बीच वेरी करेगा, डिपेंड करता है टॉपिक हम कंप्लीट कर पाए कि नहीं सेम डे। तो लाइफ साइंस सबसे पहले, ये सब्जेक्ट आप मान के चलिए अराउंड 30 आवर्स के आसपास होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बीच बीच में मत पूछिएगा कब खत्म होने वाला है, 4 क्लास के बाद पूछते हैं कब कंप्लीट होगा। 30 आवर्स के आसपास, 28 से 30 घंटे आपका लाइफ साइंस चलेगा इसमें। 28 से 30 घंटे के लगभग लाइफ साइंस होगा इसमें। जो 3-4 मेन सब्जेक्ट हैं जीएस में, मैं आपको बता दूं। एक तो इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कोर जीएस ये माना जाता है। कोर जीएस जो है आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों, ज्योग्राफी में इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों। इसके बाद हिस्ट्री में आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। तो कोर जीएस के ये सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो किन एग्जाम में आपको किताब की जरूरत पड़ेगी, किन में नहीं पड़ेगी, वो सारी बातें एक एक करके देख लेते हैं। लाइफ साइंस, ये स्कूल लेवल पे बायोलॉजी, हायर लेवल पे लाइफ साइंस। क्लास में जितना कराया जाएगा, स्टेट पीसीएस तक के एग्जाम के लिए भी काफी कंटेंट होगा इसमें। इवन यूपीएससी के भी जो लाइफ साइंस के क्वेश्चन है वो आपके बन जाते हैं इतने से। और पढ़ना चाहे कोई तो एनसीईआरटी पढ़े, सीजीएल विजीएल के लिए जरूरत नहीं है। किताब किसी को पढ़नी है तो यूपीएससी वालों को किताब की जरूरत पड़ेगी, यूपीएससी वालों को यहाँ पर। तो पहला लाइफ साइंस जितना मैं कराऊंगा उतना काफी रहेगा। लाइफ साइंस जितना कराऊंगा मैं इसमें काफी रहेगा। और जो बता रहा हूं मैं, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, ये कोई भी एग्जाम देना हो। सिविल सर्विसेज को थोड़ा अलग रखता हूं मैं यहाँ पर। जितना मैं जीएस बता रहा हूं उसमें सिविल सर्विसेज के लिए अगर कोई बिगिनर है, उसके लिए उसको किताबें भी ऐड करनी पड़ेंगी। जितना मैं कराऊंगा फंडामेंटल में वो सब काम का होगा, उसके बाद सिविल सर्विसेज वालों को किताबें ऐड करनी पड़ती हैं। सिविल सर्विसेज के लिए किताबों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि या जहां पर डिस्क्रिप्टिव मेंस देने हो, जिनको कुछ पीसीएस एग्जाम वगैरह में जहां डिस्क्रिप्टिव मेंस देना होता है, वहां भी किताब की जरूरत पड़ती है। तो सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, प्री मेंस दोनों में, और डिस्क्रिप्टिव वाले जो भी पेपर है, सिविल्स में भी जैसे मेंस डिस्क्रिप्टिव है
और भी स्टेट पीसीएस वगैरह कहीं कहीं डिस्क्रिप्टिव होते हैं, कन्वेंशनल पेपर होता है लिखने का, तो इनमें किताबों की जरूरत आपको पड़ेगी। बाकी जो भी एग्जाम है किताब की जरूरत किसी में नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा बार बार। अब अलग अलग एग्जाम का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, एनडीए हो, सीएपीएफ हो, सीजीएल हो, जेई हो, एई हो, पीएसयू हो, आरओ जो भी पेपर है, इनमें जो मैं कराऊंगा उसमें आपको किताब की जरूरत नहीं है। अपने इंटरेस्ट के लिए कोई पढ़ना चाहे तो मैं कुछ किताबें रिकमेंड कर दूंगा। जो मैं पढ़ाऊंगा इन एग्जाम को अगर देना है, सिविल सर्विसेज डिस्क्रिप्टिव मेंस, सिविल्स में तो काफी पढ़ना पड़ता है इसके अलावा भी, और डिस्क्रिप्टिव मेंस में किताबों की जरूरत पड़ती है क्योंकि कन्वेंशनल का एक लिखने का फ्लो आपको बनाना होगा, ठीक है। तो यहां पर किताबों की जरूरत पड़ती है। अभी मैं इन एग्जाम को अलग रख रहा हूं, इनकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, जो बता रहा हूं अभी, इसको अलग रखिएगा, क्योंकि किताब की मैं ज्यादा चर्चा अभी बाकी एग्जाम के लिए जरूरत नहीं है आपको। तो लाइफ साइंस हो गया 14 मई 2024, इस दिन शुरू होगा 6:30 बजे। जो भी एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, लाइफ साइंस में आपको ज्यादा जरूरत कहीं कोई किताब की नहीं है, जो क्लास में कराया जाएगा काफी होगा, 30 आवर्स के आसपास लाइफ साइंस होगा। अगला सब्जेक्ट इन तीनों में से कोई शुरू करेंगे, वो डिपेंड करेगा भाई किस चीज में आपको ज्यादा इंटरेस्ट, आप मतलब आपके हिसाब से क्या, वो तो पॉलिटी हिस्ट्री जल्दी हुआ है, वो देख लेंगे आप लोगों का इंटरेस्ट किस में बन रहा है लाइफ साइंस कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि नेचर ऑफ सब्जेक्ट देखने पड़ते हैं। जैसे एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट से मिलता जुलता ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री पॉलिटी ये एक साथ हम सीक्वेंस में कवर कर सकते हैं, या आपको थोड़ा सा चेंज करना है माइंड, कोई अलग सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो पिक कर सकते हैं। सेकंड सब्जेक्ट लाइफ साइंस जब खत्म होने वाला होगा, इन तीनों में से कोई एक पिक कर लेंगे। लाइफ साइंस पहला होगा, दूसरा सब्जेक्ट इन तीनों में से कोई एक कवर होगा, और इन तीनों में से भी क्या देख लेंगे, पॉलिटी या ज्योग्राफी में से कोई एक कर लेंगे। पॉलिटी में पॉइंट क्या है कि पॉलिटी जितना क्लास में कराया जाएगा मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके वहीं से बन जाएंगे। पॉलिटी में आपको दिक्कत कहीं नहीं आने वाली, जो क्लास में होगा लगभग क्वेश्चन आपके वहीं से बन जाएंगे, ज्यादा इसमें कोई किताब की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इंडियन पॉलिटी देख लेंगे दूसरा, या ज्योग्राफी में से कोई एक। पॉलिटी के लिए जितना क्लास में कराऊंगा मैं काफी कंप्रहेंसिव होगा, 36 आवर्स के आसपास मान के चलो पॉलिटी चलेगा, लगभग 36 घंटे पॉलिटी होगा, और बहुत ठीक से होगा, क्वेश्चन वगैरह प्रीवियस ईयर वगैरह सब बनेंगे आपके। सिविल सर्विसेज वालों को या डिस्क्रिप्टिव मेंस जिनको देना होता है पॉलिटी के लिए, उनको 2 किताबें पढ़नी चाहिए क्लास के अलावा। क्लास के अलावा उनको 2 किताब पढ़नी चाहिए। एक तो क्लास 11th की एक किताब आती है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एक ये किताब आती है। और एक किताब जो मस्ट टू रीड है अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी या स्टेट पीसीएस मेंस वगैरह दे रहे हैं, तो एक किताब इंडियन पॉलिटी बाई एम लक्ष्मीकांत, इसके अलावा कोई और किताब नहीं, क्योंकि सिविल सर्विसेज वगैरह के नाम पे लोग मिसगाइड बहुत करते हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूट इतनी सारी किताबें रिकमेंड कर देंगे, और एम लक्ष्मीकांत और ये किताब पढ़ के काम चल जाता है, जरूरत है नहीं किसी और किताब की। मैं जो आपको कराऊंगा पॉलिटी 36 आवर्स में अच्छा खासा कवरेज हो जाएगा। इन लोगों को किताब की जरूरत, ये किताब जरूर पढ़नी पड़ती है, क्लास 11th की कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इंडियन पॉलिटी बाई एम लक्ष्मीकांत। या किसी को अपने इंटरेस्ट के लिए भी ऐड करनी हो तो एम लक्ष्मीकांत अच्छी किताब है काफी, पॉलिटी में इससे काम चल जाता है। बाकी सीजीएल, जेई, एई, पीएसयू इनको किताब की जरूरत नहीं है, क्लास में जो कराया जाएगा बहुत होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये अलग एग्जाम के लिए बोल रहा हूं, तो बाकी जो क्लास है वो काफी है, सफिशिएंट है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर को छोड़कर बाकी जो क्लास में हो रहा है काफी कवरेज होगा, आपके एग्जाम यहीं से सब बन जाएंगे। तो आपको क्लास और क्लास नोट्स उन्हीं पे फोकस करना है, बाकी एग्जाम वालों को यहाँ वहां भागने की जरूरत नहीं है, ना किताब ना कुछ। तो पॉलिटी, ये लाइफ साइंस के अलावा पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री। ज्योग्राफी आपके सिलेबस में इंडिया और वर्ल्ड दोनों है, इंडिया और वर्ल्ड दोनों आपके सिलेबस का पार्ट है। हिस्ट्री में सिर्फ इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है आपको। तो लाइफ साइंस सबसे पहले कवर करेंगे, दूसरा सब्जेक्ट इनमें से कोई एक होगा, पॉलिटी ज्योग्राफी या हिस्ट्री में से। ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों पढ़ना है। ज्योग्राफी के लिए एटलस मैंडेटरी है, एटलस के बिना आपको ज्योग्राफी समझ आएगी नहीं। तो टीटी के न्यू मॉडर्न स्कूल एटलस, या तो ये ले लेना, टीटी के न्यू मॉडर्न स्कूल एटलस, या तो ये एटलस ले लेना, या फिर ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस आता है, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस, दोनों में से कोई एक।
टीटीके का न्यू मॉडर्न स्कूल एटलस या ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, दोनों में कोई एक एटलस लेना है ज्योग्राफी के लिए। एटलस के बिना ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। पॉलिटी में मैंने ये जो दो किताब रिकमेंड की हैं सिविल सर्विसेज के लिए या स्टेट पीसीएस मेंस के लिए, पॉलिटी में इसके अलावा कोई किताब की जरूरत नहीं होती। क्लास में जितना कराऊंगा क्लास में आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, पर कन्वेंशनल पेपर, डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए बुकिश लैंग्वेज की भी जरूरत है, तो ये किताब काफी है। सिविल सर्विसेज मेंस तक के लिए भी एम लक्ष्मीकांत के अलावा कोई किताब की जरूरत नहीं पड़ती। और एक ये एनसीईआरटी है क्लास 11th की, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, दोनों अच्छी किताबें हैं ये। क्लियर है? तो लाइफ साइंस हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री। जीएस का देखो नाम ही ये है। कई जगह एग्जाम का सिलेबस आता है, कंफ्यूजन हो जाती है आपको, जैसे कहीं कहीं लिख देता है जनरल स्टडीज जीएस पेपर, कहीं कहीं लिख देता है जीएस, कहीं कहीं लिख देता है जनरल अवेयरनेस। या तो वो सिलेबस साफ साफ लिखे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, या तो पूरा पूरा सिलेबस लिखे कि वो क्या पूछने वाले हैं। अगर सिलेबस नहीं लिखा और सिर्फ जीएस लिख दिया, तो जीएस का मतलब है 8 सब्जेक्ट। अभी मैंने 4 लिखे हैं ऊपर, 4 और बता रहा हूं। सिर्फ जनरल स्टडीज अगर लिख दिया गया है या जनरल अवेयरनेस लिख दिया गया है, इनका मतलब 8 सब्जेक्ट होता है जीएस के। जब भी आप जीएस की बात करते हैं, चाहे जेई पेपर के लिए, चाहे एई, चाहे पीएसयू, 8 एरिया होते हैं जहां से जीएस में क्वेश्चन बनते हैं। तो जनरल स्टडीज लिख दे या जनरल अवेयरनेस लिख दे, जीएस, ये सब मतलब एक ही बात है ये। या जनरल अफेयर्स कुछ वर्ड लिख दे, ये सब इसी की बात है, जीएस की बात है, जिसका मतलब 8 सब्जेक्ट है। या तो वो सिलेबस क्लियर लिखे। अगर किसी एग्जाम में मान लो क्लियर सिलेबस लिख दिया कि पॉलिटी पूछ रहा है और ज्योग्राफी नहीं मेंशन किया है, तो ज्योग्राफी नहीं आएगा। 2 तरीके से सिलेबस बनाए जाते हैं एग्जाम में। कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जहां पर डिटेल्ड सिलेबस लिखता है कि भाई हम हिस्ट्री पूछेंगे, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री पूछेंगे, या हम आर्ट एंड कल्चर पूछेंगे, और कहीं कहीं वो मेंशन नहीं कर रहा, बस इंडियन हिस्ट्री लिख देगा। इंडियन हिस्ट्री लिख दिया फिर पूरा, इसका मतलब एंशिएंट भी पढ़ना है, मेडिवल भी पढ़ना है, मॉडर्न भी पढ़ना है। कहीं वो क्लियरली लिख रहा है मॉडर्न इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल पूछेगा तो फिर फ्रीडम स्ट्रगल ही पढ़ना है। या तो वो सिलेबस क्लियर लिखे तब हम उतना पढ़ें, सिलेबस क्लियर नहीं लिखा तो फिर 8 सब्जेक्ट जीएस में होते हैं, वो हमको पढ़ने पड़ते हैं। पर एक बार ये सब्जेक्ट रेडी कर लोगे तो किसी भी एग्जाम में जहां जीएस आ रहा है, जीएस को लेकर परेशानी नहीं होगी। तो 8 सब्जेक्ट कौन कौन से मैंने बताया, 4 तो ये हो गए, लाइफ साइंस हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, 4 ये हो गए। इंडियन हिस्ट्री में भी कितने एरिया आ जाते हैं देखो। इंडियन हिस्ट्री में भी एक आता है एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। एक आ जाता है मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, मुगल उगल पढ़ते हो जिसमें, दिल्ली सल्तनत, मुगल, ये सब। और एक आता है मॉडर्न इंडिया। इनके अलावा एक एरिया और जोड़ना चाहें तो इंडियन हिस्ट्री के अलावा फिर इसी में आर्ट एंड कल्चर का एक पार्ट होता है। आर्ट एंड कल्चर जनरल एग्जाम्स में तो ज्यादा नहीं पूछता, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं इसके, खासकर यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। आर्ट एंड कल्चर यूपीएससी के एग्जाम में और स्टेट पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन बनता है इस पर। बाकी एग्जाम जो मैंने, बाकी सारे एग्जाम को अलग रखा है, सिविल सर्विसेज को मैं अलग बोल रहा हूँ। सिविल सर्विसेज वगैरह में आर्ट एंड कल्चर आता है, यहां पर मुझे आर्ट एंड कल्चर वगैरह नहीं कराना है आपको, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। आर्ट एंड कल्चर मुझे आपको नहीं कराना है, आर्ट एंड कल्चर सिविल सर्विसेज वगैरह का मतलब का होता है ये, उतना टाइम हम उसको जाना भी नहीं है उसके अंदर। तो इंडियन हिस्ट्री इसमें 3 एरिया, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये हमें कवर करना है क्लास में। तो जो चीजें मैं कराऊंगा और जो नहीं होंगी वो भी मैं आपको साथ साथ बता दे रहा हूँ। अब आप पूरा सिविल सर्विसेज एक्सपेक्ट मत करने लगना कि 100% सिविल सर्विसेज यहाँ से ऐसे हो जाएगा, उसमें टाइम टेकिंग भी है, उसमें टाइम भी फिर उतना देना होगा। तो आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे छोटी मोटी चीजें हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में बताऊंगा मैं, पूरा सब्जेक्ट आर्ट एंड कल्चर बहुत डिटेल में नहीं होगा। लाइफ साइंस पूरा होगा, इंडियन पॉलिटी पूरा होगा, यहां से बताते चलते हैं। लाइफ साइंस लगभग 30 आवर्स ये कंप्लीट होना है, इंडियन पॉलिटी 36 आवर्स के आसपास ये पूरा होना है। ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों कंप्लीट होगा लगभग 40 आवर्स, 40 घंटे के आसपास ज्योग्राफी में लगेंगे, 40-42 घंटे। इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा मैं, आर्ट एंड कल्चर को टाइम ज्यादा नहीं देंगे,
हिस्ट्री का कंटेक्स्ट में जो आएगा, बाकी एग्जाम में जो सब में आता है वही हमें डील करना है। आर्ट एंड कल्चर यूपीएससी में ज्यादा पूछता है, वो हमें यहाँ डील नहीं करना। इसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये 3 चीजें मैं कराऊंगा। हिस्ट्री भी लगभग आप मान के चलो 46 से 50 घंटे के बीच, क्योंकि 3 पार्ट हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। हड़प्पा संस्कृति से शुरू करते हुए 1947 तक की पूरी जर्नी। तो 45 से 50 के बीच लगभग आर्ट्स लगेंगे इसमें, उससे कम में खत्म नहीं होगा, बड़ा सब्जेक्ट है। पर यह है कि आप एक बार अगर पढ़ लिए तो आप मतलब आपको बड़ा एंजॉय करेंगे आप सब्जेक्ट को। और जीएस में सबसे खासियत क्या है कि हर सब्जेक्ट एक दूसरे से अलग है। संविधान आपको जानने को मिल रहा है, अलग तरह की फीलिंग आएगी। आपकी बॉडी के बारे में या बायोलॉजी जानने को मिल रहा है, बिल्कुल अलग नेचर होगा। एनवायरनमेंट आप पढ़ेंगे, एकदम अलग फीलिंग आएगी। हर सब्जेक्ट अपने आप में अलग है। जब पूरा जीएस अगर कोई कंप्लीट कर ले तब उसका नॉलेज उसको अलग ही लेवल पे फील होगा। इन जनरल नॉलेज भी काफी होगी उसको, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्ट्रांग होगा ही। कुछ बच्चे जो पहले पढ़ चुके हैं वो बेटर आपको बता पाएंगे। चाहे तो किसी ने अगर पूरे सब्जेक्ट मेरे से पहले एक बार पूरे कर लिए हों तो कमेंट बॉक्स में वो बोल भी सकते हैं कि अगर उनको कमी लगी है कहीं पर, या वो कंफर्टेबल हुए कि नहीं, कि जब उन्होंने जीएस ज्वाइन किया था तब में और आज में क्या स्थिति है। जो पूरे 8 सब्जेक्ट कर चुके हों वो बेटर बता पाएंगे। अगर कोई हो लाइव क्लास में तो बोल सकता है, कमी है तो भी बोल सकता है। हिस्ट्री में भी जो आपके क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में, इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज, ज्यादातर क्वेश्चन देखने में आता है कि मॉडर्न इंडिया से ज्यादा पूछता है। पर यूपीएससी ट्रेंड बनने नहीं देता। यूपीएससी ट्रेंड बदलता रहता है, हमेशा फिक्स नहीं रहता। कभी एंशिएंट पूछ देगा, कभी कोई और पूछ देगा। पर इन जनरल बाकी सारे एग्जाम जो हैं, ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मॉडर्न इंडिया से ही पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनते हैं। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह की कहानी से लेके आजादी तक की बात, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है। मॉडर्न इंडिया, अब मैंने बताया यहां जितना हम कराएंगे क्लास में हिस्ट्री काफी होगा। मॉडर्न इंडिया के लिए अगर कोई किताब पढ़ना चाहे, या सिविल्स वालों के लिए जिनको किताब मैंने बताया कुछ किताबें पढ़ना जरूरी हैं इन लोगों के लिए, तो हिस्ट्री में कुछ अच्छी किताबें अगर जानना चाहो, हिस्ट्री में 3 ओल्ड एनसीईआरटी हैं। स्टेट पीसीएस मेंस वालों को या सिविल सर्विसेज वालों को, या कोई अपने इंटरेस्ट के लिए अच्छी किताब पढ़ना चाहे अगर, बाकी एग्जाम को तो क्लास में जितना कराऊंगा उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। जो अपने से पढ़ना चाहें या जिनको सिविल्स या स्टेट पीसीएस मेंस देना हो, तो 3 ओल्ड एनसीईआरटी हैं। एक किताब है एंशिएंट इंडिया बाई आर एस शर्मा। मेडिवल इंडिया के लिए किताब है, मेडिवल इंडिया के लिए है सतीश चंद्रा। और मॉडर्न इंडिया के लिए है ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा। ये 3 ओल्ड एनसीईआरटी हैं। तो सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस मेंस वालों को ये पढ़ना जरूरी है। एंशिएंट इंडिया आर एस शर्मा, मेडिवल इंडिया सतीश चंद्रा, मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा के अलावा मॉडर्न इंडिया की एक और, देखो बिपिन चंद्रा की एक तो ओल्ड एनसीईआरटी है, एक बिपिन चंद्रा की मोटी वाली किताब भी आती है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। वो मोटी किताब है, पर अब है किताब बहुत बढ़िया, पर वो मोटी बुक है तो कई बार लोग उसको नहीं पढ़ना चाहते। तो इसका एक अल्टरनेट सॉल्यूशन भी है कि अगर मोटी वाली बिपिन चंद्रा नहीं पढ़नी है, बिपिन चंद्रा की एक तो किताब हो गई ओल्ड एनसीईआरटी, ये तो पढ़नी है, मस्ट टू रीड है। ये जो किताबें मैं बता रहा हूँ, ये किताबें सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस वाले स्किप नहीं कर सकते जिनको मेंस वेंस देने हैं। ये किताबें मस्ट टू रीड हैं। बाकी टॉपर क्या बता रहे हैं, कोई कोचिंग वाले क्या बोल रहे हैं, उस पर नहीं जा रहा हूँ। वो तो हर कोई अपने अपने सोर्स को प्रमोट करेगा। इतनी किताबें अवेलेबल, वो सब नहीं पढ़ना। पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका है लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्स रखें जिनको मल्टीपल बार पढ़ें। बहुत ज्यादा किताबें इकट्ठा कर लें और कंफ्यूज रहें, उससे बेटर लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्स जो अच्छी बेस्ट सोर्स हों, लिमिटेड सोर्स बेस्ट सोर्स सेलेक्ट करें और उन्हीं को मल्टीपल बार रीड करें, ताकि कमांड हो जाए सब्जेक्ट पर। अलग अलग मल्टीपल सोर्स इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। लिमिटेड किताबें जिनको कई बार आप पढ़ सकें। तो पहले मैंने क्लियर कर दिया, जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस मेंस वाले उनके लिए किताबें पढ़ने की जरूरत है। जनरल एग्जाम जो है उनके लिए जो मैं कराऊंगा उसमें जो उसकी जरूरत नहीं है किताब की, काफी है वो। मॉडर्न इंडिया की एक और किताब, क्योंकि मॉडर्न इंडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसकी एक किताब और
एक तो आती है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा की ही, पर ये मोटी किताब है, कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता, डिपेंड करेगा किसका क्या इंटरेस्ट है हिस्ट्री में। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये एनसीईआरटी नहीं है, अलग से आती है, ये पेंगुइन पब्लिकेशन में आती थी, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा। इसकी बजाय एक स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया की बुक आती है, वो पढ़ लेते हैं लोग। स्पेक्ट्रम की बुक आती है मॉडर्न इंडिया की, उससे काम चल जाता है, राजीव अहिर की। स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया आती है, शॉर्टकट में काम चल जाता है। ये मोटी किताब है, ये थोड़ी पतली किताब है इसकी तुलना में। तो या तो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा, ये पहले वाली बिपिन चंद्रा की बुक है, दूसरी वाली राजीव अहिर, दोनों में से कोई एक किताब। ये मोटी किताब है या पतली किताब है उसकी तुलना में। तो मेजॉरिटी लोग स्पेक्ट्रम पढ़ के मॉडर्न इंडिया में काम चला लेते हैं। 3 तो एनसीईआरटी हो गई, एनसीईआरटी के अलावा मॉडर्न इंडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक किताब और, या तो बिपिन चंद्रा के इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये नहीं पढ़नी तो फिर स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया। मेजॉरिटी लोग सिविल्स की तैयारी में ये पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया। इसके अलावा हिस्ट्री में जरूरत नहीं किताब की, इसके अलावा जरूरत नहीं है, जो किताब बता रहा हूं काफी है ये। ठीक है। आर्ट एंड कल्चर जिनको पढ़ना हो अपने से, आर्ट एंड कल्चर हम तो क्लास में बहुत डील नहीं करने वाले, हिस्ट्री में थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं, टेम्पल आर्किटेक्चर वगैरह के बारे में, बाकी डिटेल में आर्ट एंड कल्चर तो नहीं। पर यूपीएससी या कोई एग्जाम जिनको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना हो, जिनको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना हो, तमिलनाडु बोर्ड की एक बुक आती है, बहुत अच्छी किताब है वो, तमिलनाडु बोर्ड की बुक आती है कल्चर की, वो अच्छी किताब है। तमिलनाडु बोर्ड आर्ट एंड कल्चर की किताब, वो काफ़ी अच्छी किताब है, वो देख सकते हैं, अपने से कोई पढ़ना चाहे तो पढ़े। ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक है ज्योग्राफी, 2 अच्छी किताबें क्लास 11th। एक किताब तो है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, और एक किताब आती है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये 2 किताबें बहुत बढ़िया हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये काफ़ी अच्छी किताब है, दोनों एनसीईआरटी हैं ये दोनों एनसीईआरटी की बुक हैं। इसके अलावा एक किताब आती है जीसी लियोंग, ऑरेंज कलर का कवर था, पतली सी बुक थी, जीसी लियोंग, इसमें डिजास्टर वगैरह के टॉपिक बहुत अच्छे थे। तो एनसीईआरटी की 2 किताबें, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और जीसी लियोंग की एक बुक आती है ज्योग्राफी में, ये बहुत अच्छी किताब है तीनों। और एटलस तो मैंने बता ही दिया, एटलस के बिना ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते आप, एटलस तो आपको चाहिए ही चाहिए, उसके बिना नहीं समझ आएगा कुछ। तो ज्योग्राफी के लिए ये किताब हो गई। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट का भी जिक्र हो गया। इसके अलावा, इन 4 के अलावा 4 सब्जेक्ट और कौन कौन से हैं? इन 4 के अलावा 4 सब्जेक्ट और कौन कौन से? एक हो गया आपका इकोलॉजी एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, एक सब्जेक्ट ये हो गया। इकोलॉजी एनवायरनमेंट जो मैंने पढ़ा रखा है आरोहण पर पहले भी जो अवेलेबल है, वो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स तक के लिए पढ़ाया हुआ है मैंने, बस उसमें इकोलॉजी एनवायरनमेंट का करंट अफेयर अपडेट करना है, करंट के टॉपिक एनवायरनमेंट के जो होंगे वो जोड़ने होंगे। बाकी इकोलॉजी एनवायरनमेंट मैंने आरोहण पर भी इतना करा रखा है, यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट पड़ी होगी इकोलॉजी एनवायरनमेंट देखोगे तो, इकोलॉजी एनवायरनमेंट सौरभ पांडे जीएस फॉर ऑल चैनल यूट्यूब पे जो पढ़ा है इकोलॉजी एनवायरनमेंट वहां भी मिल जाएगा, और आरोहण पे भी कंप्लीट पढ़ा हुआ है। इकोलॉजी एनवायरनमेंट जितना मैंने कराया है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स तक के लिए भी काफ़ी है, उसमें करंट के टॉपिक बस अपडेट होंगे। तो कोई सिविल्स की तैयारी कर रहा हो आपके जानने में, आप उसको ही रिकमेंड कर सकते हैं। 46 घंटे से ऊपर कराया है मैंने, ये 50 घंटे के आसपास पढ़ाया हुआ है इकोलॉजी एनवायरनमेंट, सिविल सर्विसेज के हिसाब से पढ़ाया था, काफ़ी कवरेज है। सिविल्स के हिसाब से पढ़ाया, इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों के लिए टफ है, पढ़ेंगे आप, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आजकल हर एग्जाम के लिए, आजकल हर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट। तो इसलिए मैंने इसको कंप्रहेंसिव तरीके से कराया था, और कई एग्जाम बीच बीच में आते रहते हैं जिनमें पूछता है, राजस्थान में पॉल्यूशन बोर्ड का एग्जाम हो जाए, हरियाणा में आ जाए, इस तरह के एग्जाम होते रहते हैं, वहां पर भी बीच में बहुत पूछता रहता है ये, तो इसलिए मैंने बहुत डिटेल में कराया हुआ है, इन सब एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा ये।
और आजकल क्वेश्चन भी बहुत बन रहे हैं इसके ऊपर। ये मैं एश्योर कर सकता हूँ, इकोलॉजी एनवायरनमेंट जितना मैंने कराया है, सिविल्स की भी तैयारी कोई कर रहा होगा या पहले पेपर दे चुका होगा, सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद उसको समझ में आएगा कवरेज क्या कराया। जितने टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन एनवायरनमेंट में हाल फिलहाल में आए हैं, और ये मैंने सब्जेक्ट मई के पहले कराया था, पिछले साल जो पढ़ाया था मई के पहले, तो उसमें कवरेज देखेंगे कितना है और कितने क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स में। तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट जितना कराया है सिविल प्रीलिम्स तक के लिए बहुत है। कई बार बच्चे किताब भी पूछते हैं, सर अगर कोई किताब रिकमेंड करनी हो इकोलॉजी एनवायरनमेंट में, अगर मैं कोई अच्छी बुक आपको रिकमेंड करूं, है तो बहुत किताबें, अच्छी किताबें इसमें 2 हैं। और सबसे बड़ी बात है, जितना कवरेज मैंने कराया है वो सारा आपको एक जगह मिलेगा भी नहीं। जैसे कई सारी जो चीजें हैं वो आपको देखोगे नासा के साइट से बताई हैं या गवर्नमेंट वेबसाइट से कराई हुई हैं, सारा एक जगह नहीं मिलेगा जो मैंने कवरेज किया हुआ है। दो किताबें जो ठीक लगती हैं, एक किताब आती है एनवायरमेंटल स्टडीज फ्रॉम क्राइसिस टू क्यूर, एनवायरमेंटल स्टडीज फ्रॉम क्राइसिस टू क्यूर। एक तो ये किताब है बाई आर राजगोपालन, आर राजगोपालन। यूट्यूब पे जो लोग लेक्चर को देखेंगे उसके डिस्क्रिप्शन में ये जो मैं किताबों की लिस्ट बता रहा हूँ सिविल सर्विसेज स्टेट पीसीएस मेंस के लिए, वो लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो लोग ये नए वाले बैच जिनको ज्वाइन करने हो उसका लिंक भी वहीं पर शेयर कर देंगे। तो यूट्यूब पे जो वीडियो को देखोगे इन किताबों की लिस्ट जो मैं बता रहा हूँ सिविल सर्विसेज या यूपी के पीसीएस मेंस के लिए, या इस बैच का जो लिंक जो स्टार्ट जो हो रहा है 14 से, वो कहाँ पर होगा वो भी उसी में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। तो एक तो एनवायरमेंटल स्टडीज फ्रॉम क्राइसिस टू क्योर बाई आर राजगोपालन, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन में आती थी पहले, अभी शायद चेंज हुआ है पब्लिकेशन, टाइटल बुक का ये है। और एक बहुत अच्छी किताब एनवायरमेंट की NIOS की आती है, जो ये इग्नू स्कूल है ना, नेशनल ओपन स्कूल इग्नू की एक बुक आती है एनवायरमेंटल स्टडीज की, 11th या 12th क्लास की बुक है, ये बहुत अच्छी किताब है। पर सारे टॉपिक एक किताब में नहीं मिलेंगे, मैंने जो पढ़ाया हुआ है वो कई सारे एरिया कवर किए हुए हैं। इन किताब में टॉपिक लिमिटेड जो होंगे, इसमें टॉपिक कई सारे दिए हैं पहले वाले में, NIOS में टॉपिक लिमिटेड होंगे पर जो दिए हैं बहुत बढ़िया दिए हुए हैं। तो ये 2 एनवायरनमेंट की अच्छी किताबें हैं। ये 11th और 12th क्लास की किताब है ओपन स्कूल की, ये बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट की। ये 2 बुक हो गई। 5 सब्जेक्ट की बात हो गई, 5 सब्जेक्ट की बात हो गई। छठा सब्जेक्ट आपका हो गया यहाँ पर, ये 5 कवर करने हैं। छठा हमको कराना है एक ये जीके एंड करंट अफेयर्स। देखो इकोनॉमी पूरा सब्जेक्ट तो 50-60 घंटे का मैं कोई नहीं कराने वाला हूं यहाँ पर। जीके एंड करंट अफेयर के साथ ही इकोनॉमी के कुछ टॉपिक हम कवर करेंगे, और कुछ टॉपिक भी जो मैं बोल रहा हूँ कम से कम 10-15 घंटे तो होगा ही, 10-15 घंटे। पर आप मेरे से कहें कि इकोनॉमी पूरा सब्जेक्ट 60 घंटे का अलग से, नहीं पॉसिबल है। इकोनॉमी किसी को अपने से करना हो, सिविल्स वगैरह मैं बैच नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो सिविल्स वगैरह में इकोनॉमी बहुत पूछता है, वहां पर अलग तरह का इकोनॉमी पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ना होता है। बाकी एग्जाम के लिए जितना जरूरत है वो मैं अपने आप यहीं पे करा दूंगा। मैं जो इकोनॉमी कवर करूंगा उसके लिए अलग से मत पूछिएगा, आपके बैच के लिए जीके एंड करंट अफेयर के साथ ही मैं इकोनॉमी कवर कर दूंगा। जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, गिनी इंडेक्स क्या होता है, पॉवर्टी डिफाइन कैसे होती है, वर्ल्ड बैंक कैसे काम करता है, IMF क्या होती है, जीएसटी का क्या मतलब है, नीति आयोग क्या है, 5 ईयर प्लान क्या है, वो सब मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा जितना जरूरी है। पर 60 घंटे अकेले इकोनॉमी वो नहीं होगा, ऑलरेडी इतना कवरेज जीएस में हो रहा है, वही कवर करना टाइम टेकिंग है। तो जीके एंड करंट अफेयर के साथ ही इकोनॉमी कवर करेंगे, अलग से सब्जेक्ट नहीं। ये लगभग 50 घंटे से ऊपर तो वैसे ही होगा, और करंट अफेयर हर 2-3 महीने में अपडेट करना होता है। तो आप ये सोचो ये अपने आप ही कितना बड़ा सब्जेक्ट हो गया। स्टैटिक जीके पूरा पढ़ाना है, नेशनल सिंबल क्या है, फ्लैग क्या है, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, स्पोर्ट्स, डिफेंस, स्पेस प्रोग्राम, अवार्ड ऑनर, ये सब आपको स्टैटिक जीके में आता है। उसके साथ इकोनॉमी 10-15 घंटे, बैंकिंग के बारे में, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब भी आएगा। फिर करंट अफेयर, और करंट अफेयर हर 3 महीने में, लगभग 2-3 महीने में अपडेट भी करना है। सिविल सर्विसेज वालों को न्यूज़पेपर पढ़ना होता है रेगुलर, उसके अलावा आप लोगों को जरूरत नहीं है। द हिंदू पेपर मैं रिकमेंड करता हूं एग्जाम के लिए, सिविल्स वालों को भी द हिंदू पढ़ना चाहिए। आप लोगों को जिनको टेक्निकल सब्जेक्ट भी तैयार करने हैं और भी चीजें पढ़नी है,
उनको न्यूज़पेपर डेली टाइम देने की जरूरत नहीं है, ना यूट्यूब के किसी चैनल पर डेली करंट अफेयर देखने की जरूरत है। मैक्सिमम जगह आपको गार्बेज मिलेगा, एक ही टॉपिक पे 2 घंटे बात कर रहे होंगे। तो सीजीएल, जेई या स्टेट पीसीएस ऐसे एग्जाम के लिए वो 2 घंटे 1.5 घंटे एक टॉपिक पे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। 2 घंटे में तो हम लोग कम से कम 15-20 दिन का करंट अफेयर करा देते हैं कवर। करंट अफेयर डेली उतना कंटेंट नहीं आता है। आप डेली यूट्यूब पे करंट अफेयर क्या कवर करते हो? डेली कितने टॉपिक होंगे? 3-4 दिन में कभी एक न्यूज आएगी, कभी महीने भर में 10 टॉपिक होंगे। तो वो तो 2-3 महीने में जब हम करंट अफेयर अपडेट करते ही हैं, उसमें कवरेज हो जाता है। जैसे जनवरी से लेके और 11 मई तक का डाटा 5 क्लास में कवर कर दे रहा हूं मैं पूरा। और आप करंट देखोगे, बहुत कवरेज होगा। एग्जाम होगा तो आप देखोगे वहीं से क्वेश्चन भी आपको निकल जाएंगे। भाई 14 साल से तो पढ़ा ही रहा हूं, मुझे पता है इसका। तो जिन जिन चीजों में आप टाइम वेस्ट करते हो जीएस के नाम पर, उससे बचना है। सिविल सर्विसेज वालों को द हिंदू पढ़ना पड़ता है रेगुलर। आप लोगों को, बाकी एग्जाम वालों को रेगुलर न्यूज़पेपर पर टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप ही पीडीएफ भी देता हूं और टाइम पे क्लास भी कराता हूं, वो आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम हो, चाहे जेई हो, सीजीएल, जो भी पेपर हो, करंट अफेयर अपडेशन टाइम पे मैं करता ही रहता हूं। जैसे मैंने पिछले बैच को जनवरी तक करंट कराया था, अब मई तक का अपडेट करा रहा हूं, 11 मई तक का। तो करंट अफेयर लगातार अपडेट होता रहेगा। एक सब्जेक्ट आपका ये हो गया। अब इसमें आर्ट्स डिफाइन कैसे करें? भाई जीके और इकोनॉमी 10-15 घंटे ये, और 30 घंटे मतलब ये 20 घंटे ये, और 20 घंटे से हम करंट अफेयर नहीं होगा। 50 घंटे से ऊपर का सब्जेक्ट है अगर माना जाए, 50 से 60 घंटे का सब्जेक्ट है ये, क्योंकि करंट अफेयर भी लगातार अपडेट होता रहेगा इसमें। करंट अफेयर आता कब तक का है? ऑफलाइन पेपर जो होते हैं, ये क्वेरी बहुत आती है, सर करंट अफेयर कब तक का पढ़ना होता है? ऑफलाइन पेपर जब भी होगा, मान लो फरवरी में एग्जाम है, तो पेपर बनने में लगभग पेपर प्रिंट होना, क्रॉस चेकिंग होना, रिव्यू होना, ये सब 1 महीने का प्रोसेस तो होता ही है। तो पेपर का लास्ट का 1 से 1.5 महीने का नहीं पूछता। फरवरी में अगर पेपर है मान लो फर्स्ट वीक में, तो आपका दिसंबर तक का डाटा पूछेगा। फरवरी फर्स्ट वीक में अगर कोई एग्जाम होगा, तो भाई लास्ट में प्रिंटिंग हो रही है, प्रूफ रीडिंग, क्रॉस चेकिंग, ये सब होने में तो लास्ट का 1-1.5 महीना तो इसी में लग जाता है। तो दिसंबर तक का करंट पूछेगा। अब बात आती है, सर दिसंबर तक का तो पूछेगा, जनवरी मान लो नहीं आएगा। जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज फरवरी में होता है पेपर, तो जनवरी का नहीं पूछेगा, दिसंबर तक का। पर इसके पीछे कहां तक का? इसके पीछे आप जो तैयार कर सकते हैं लगभग 1 ईयर, 1 से 1.5 साल। अब आप कहेंगे सर 1 साल से पुराने क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। वहां पर टीचर की स्मार्टनेस या टीचर का एक्सपीरियंस काम आता है कि वो क्या पढ़ा रहा है। जनरल करंट अफेयर अपडेशन का पार्ट आप जो देखेंगे वो 1 साल का, उसके पहले के भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स के क्वेश्चन। जैसे उज्ज्वला योजना 16 की योजना है, चुनाव हो रहे, लगातार न्यूज में है, आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, कुछ ओल्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसका अनुभव क्या है, तो वो क्लास में ही कवर हो जाता है। मैं जो जीके करंट अफेयर आप देखो करा रखा है मैंने, 1 साल का नहीं, तकरीबन 2 साल का कवरेज करा रखा है मैंने। और स्कीम वगैरह के पुराने क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, जो अभी भी एग्जाम में पूछ रहा है। मुद्रा योजना वगैरह कितना पुराना हो चुका है, अभी भी क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रोजेक्ट सनराइज नॉर्थ ईस्ट में एड्स का प्रोग्राम, अभी भी क्वेश्चन आया एक एग्जाम में। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए आपको चिंता नहीं करना है। सिविल्स वालों को हिंदू डेली पढ़ना चाहिए, बाकी एग्जाम वालों को जरूरत नहीं है। वो टीचर की जिम्मेदारी है कि वो द हिंदू और 50 सोर्स पढ़ के करंट अफेयर बना के आपको दे। और जो करंट अफेयर वगैरह की पीडीएफ में आपको देता हूं, मैं खुद ही बैठकर बनाता हूं उसको, मैं खुद ही बैठकर बनाता हूं। चाहे जितने सोर्सेज से मुझे देखना है, द हिंदू या जो पढ़ना है वो मुझे पढ़ना है, मेरा काम है। और टीचर का काम भी यही है कि जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है, अगर टीचर उस एस्पिरेंट से ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा, तो फिर वो सही टीचर नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट को सारा कंटेंट तैयार करके देना टीचर की जिम्मेदारी है, तो टीचर को ज्यादा एफर्ट करना ही पड़ेगा। और ढूंढ ढांड के टीचर की जिम्मेदारी है कि गार्बेज को अलग करे और टू द पॉइंट काम का कंटेंट उनको दे। 5 क्लास में ही जितना करंट अफेयर अभी मैं कवर कर रहा हूं, आप देखना कितना डाटा उसमें कवर है, और टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखेंगे। तो वो एफर्ट मुझे करना है, वो आपको नहीं। सिविल सर्विसेज वालों को द हिंदू खुद पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो मैं बैच कराऊंगा वो सिविल्स को ध्यान में रख के नहीं कर रहा हूं मैं, बाकी एग्जाम को। ठीक है, पर बाकी एग्जाम वालों को करंट अफेयर डेली यूट्यूब पर टाइम वेस्ट नहीं करना, अखबार नहीं पढ़ना, मैगजीन के पीछे नहीं भागना। यहाँ जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ ऑलरेडी बहुत है, उससे ज्यादा आप देखोगे कि आप कर भी नहीं पाओगे, उससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतने सब्जेक्ट, इतना सिलेबस करना है। देखो बोलने में कुछ लगता नहीं है। कई बार आप देखोगे यूट्यूब पे या कहीं कोई स्ट्रेटजी बता रहा है, कोई कह देगा
कि ये भी पढ़ लो, ये भी कर लेना, डेली करंट अफेयर भी देख लेना, आधे घंटे की तो बात है, 1 ही घंटे की तो बात है। अरे तो आधे घंटे अगर सारे टीचरों की सुनोगे तो 24 घंटे से ऊपर टाइम थोड़ी है तुम्हारे पास। सभी लोग अपनी अपनी बात कहें और अपने ही सब्जेक्ट को फोकस करें, करने को बोलें, और सब बोले 1 घंटा 2 घंटे लगाओ, तो 24 घंटे से ऊपर थोड़ी है। कहना बड़ा आसान है, मुंह खोला पट से बोल दिया, पढ़ने में बहुत मेहनत लगती है। एक नन्ही सी जान कितना पढ़ेगा बेचारा। तो सबसे बड़ी बात है टाइम कहाँ पर बचाना है, कहाँ पर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। ऑलरेडी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तैयार करने के लिए। तो करंट अफेयर की जहां तक बात आ गई, करंट अफेयर जो मैं कराऊंगा उसी पर फोकस कर लो, बहुत है। और आप देख रहे हो मैं खुद ही ढूंढ ढूंढ के जितनी जरूरत है मैं क्लासेस अपने आप करा रहा हूँ करंट अफेयर में। करंट की क्लासेस तो मैं यूट्यूब पे भी डाल दे रहा हूँ, इसीलिए कि मान लो किसी को अगले महीने पेपर देना है तो बैच क्यों करना है, करंट अपडेशन वहीं से कवर कर ले। ठीक है, तो न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं करा रहा हूँ वहां से कवर हो जाएगा। ये पीडीएफ बना के सब मैं अपने आप दूंगा, और मैं ही बना रहा हूँ इसको। तो ये भी आपको डाउट की बात नहीं कि गलती या कोई ऐसी परेशानी है। 6 सब्जेक्ट हो गए। अब इसके बाद आते हैं 7वां सब्जेक्ट, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 10 तक का लेवल का। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 10 तक के लेवल का, अप टू 10th। मैं जो आपको कराऊंगा 10 तक के लेवल का, सोर्स भी मैं आपको बता देता हूं, 9th एंड 10th एनसीईआरटी बुक साइंस की। अपने से कोई अगर ये पढ़ना चाहे तो 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़ ले। मैं जो ये सब्जेक्ट आपको कराऊंगा वो भी इसी को बेसिस लेकर, एनसीईआरटी को ही बेसिस लेकर, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आ जाए, कभी जनरल क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने नोट्स में आपको लिखा रखा है वहां से बन जाएगा। 11th-12th का फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने बैठोगे तो हो चुका फिर काम, 11th-12th नहीं पढ़ पाओगे। जीएस में 9th-10th के क्वेश्चन रेलवे में आते हैं, जो एनसीईआरटी ही मेन किताब, यहीं से काम बन जाता है। तो जो नोट्स मैंने दिए हैं वो भी एनसीईआरटी से ही नोट्स तैयार किए गए हैं। क्लास जो मैं कराऊंगा वो भी इसको ध्यान में रख के। 7 सब्जेक्ट हो गए। 8वां सब्जेक्ट जो एग्जाम में आता है वो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आता है, अदर एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं इसके। यूपीएससी भी आजकल बहुत पूछता है, जैसे डिजिटल पेमेंट है, डिजिटल सिग्नेचर है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी है, ओएसआई मॉडल है, टीसीपी आईपी है, कंप्यूटर बेसिक्स है, कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, रैम रोम, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सब आपका, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब आपका आईसीटी का पार्ट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 8वां सब्जेक्ट ये हो गया। आईसीटी में कुछ कंप्यूटर का हिस्सा भी हम डिस्कस करते हैं, कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ओएसआई मॉडल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये सब आपका आईसीटी में कंप्यूटर बेसिक्स का पार्ट डिस्कस होता है। तो ये 8 सब्जेक्ट है जीएस के जो हमें डिस्कस करने हैं। ये 8 सब्जेक्ट, पहला लाइफ साइंस, दूसरा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में से कोई एक होगा। तो शुरू के 2 क्लियर है, फिर 1 बाय 1 हम देखते चलेंगे। ये वाले सब्जेक्ट बाद में आएंगे, लास्ट में, ये वाले लास्ट में आएंगे, इंपॉर्टेंस के हिसाब से चलेंगे हम ऑर्डर में। एक थोड़ा सा मैं और बता देता हूं, 2-3 क्वेरी आई थी साइंस एंड टेक के लिए। साइंस एंड टेक ये सिविल सर्विसेज में आता है। सिविल सर्विसेज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आता है, इसके अंदर 4 सब्जेक्ट है। आरोहण पे कहाँ मिलेगा ये, जीके एंड करंट अफेयर में ही एक मैंने पढ़ाया हुआ है, स्पेस प्रोग्राम, डिफेंस, ये पढ़ा रखा है। साइंस टेक का ये भी एरिया है। एक मैंने जो 10 तक का फिजिक्स केमिस्ट्री बताया आपको, वो भी साइंस का पार्ट है। एक मैंने आपको बताया लाइफ साइंस, और एक इसमें आईसीटी, और कुछ टॉपिक इसके करंट अफेयर में आते हैं, कवर होते हैं, जैसे नए नए वेपन वगैरह, नई नई चीजें बन रही हैं, वो भी सब साइंस टेक का पार्ट है। तो साइंस टेक अगर सिविल सर्विसेज वाले को आरोहण पर करना है, तो वो किसी भी एक बैच को अगर ज्वाइन कर रखा है, तो साइंस टेक उसका इतनी एरिया से मिला के कवर होगा। साइंस एंड टेक सिविल सर्विसेज के लिए किसी को पढ़ना हो, जो मैंने कराया है, स्पेस एंड डिफेंस मैंने काफी डिटेल में कराया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, आईसीटी, और करंट अफेयर में साइंस के कुछ टॉपिक्स कवर होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है। तो ये 5 एरिया को मिला के सिविल सर्विसेज साइंस एंड टेक जो मैंने पढ़ाया हुआ है, पर ये आपको अलग अलग ढूंढना पड़ेगा आरोहण पर।
या आरोहण के किसी भी एक बैच में होंगे तो ये सारा कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि साइंस एंड टेक की कोई एक अच्छी किताब आपको मिलेगी नहीं, कुछ सब्जेक्ट को मिला के बनता है ये साइंस टेक, कुछ सब्जेक्ट को कवर करोगे तब बनता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस मेंस को छोड़कर बाकी जो भी एग्जाम, अलग अलग बात नहीं करो, उनके लिए किताब की जरूरत नहीं है, जो क्लास में कराया जाएगा वो काफी होगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, जो भी एग्जाम जेई एई मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, एई का पेपर हो या जेई का हो, अब अलग अलग इसको मत पूछिएगा, आरआरबी है, डिफेंस का एग्जाम है, सीजीएल है, स्टेट पीएससी है या आरओ है, ये कोई भी पेपर ना अलग अलग नाम से अलग अलग बैच ज्वाइन करने की जरूरत है। कई बार देखो इंस्टीट्यूट्स आपको कैसे बेवकूफ बनाएंगे, भाई जीएस के ये 8 सब्जेक्ट है, अब एक बार किसी ने अगर मेरे से 8 सब्जेक्ट कवर कर लिए पूरे, तो फिर दोबारा किसी और नाम से बैच लॉन्च हो रहा है, दोबारा वो क्यों कवर करना? अगर आप पढ़ चुके एक बार, रिवीजन बस आपको करनी है, दोबारा फिर आपको अलग नाम से बैच के चक्कर में नहीं पढ़ना है, जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, क्योंकि एक बार कायदे से जब पढ़ा देगा 8 सब्जेक्ट, तो फिर नए नए नाम से बैच की हेडिंग चेंज करते रहो, कंटेंट थोड़ी बदल जाएगा। जब मैं इतना इतना टाइम देकर एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ ठीक से, क्वालिटी तरीके से, तो दोबारा फिर बैच ज्वाइन कर रहे हो कहीं और जाकर, जरूरत ही नहीं है। अब इंस्टीट्यूट क्या करेंगे ये चीज आपको बताएंगे नहीं, नए बैच हर एग्जाम के लिए नया बैच लॉन्च करेंगे, फिर आप उसके पीछे भाग जाओगे। अरे भाई, नया जो एग्जाम होगा उसमें जो सिलेबस का डिफरेंस होगा बस उतना ही तो पढ़ना है। जैसे सीजीपीटीएम का पेपर हुआ था, उसमें एक टॉपिक था आईपीआर, तो अलग से मैंने 7-8 लेक्चर करा दिए थे, यूट्यूब पे भी दे दिए थे, आरोहण पर भी अवेलेबल था, उसके नोट्स भी बना के दे दिए थे मैंने। तो सिर्फ उसके लिए पूरा पूरा बैच क्यों करना? जो कॉमन सिलेबस है वो तो रेडी है ना, जो सिलेबस का डिफरेंस होगा बस उतना ही तो। जैसे सीबीएसई में एक लेबर लॉज वगैरह का बच्चे पूछ रहे कुछ टॉपिक आएंगे, अभी हालांकि पूरा सिलेबस मैं देख नहीं पाया हूँ, कोई सीबीएसई का एग्जाम शायद आया हुआ है फॉर्म, पूरा मैं देख नहीं पाया हूँ, 1-2 क्वेरी उस पर आई थी कि सर सिलेबस में कुछ टॉपिक अलग से है, तो कुछ कुछ टॉपिक अलग से ऐड हो सकते हैं, बाकी कॉमन सिलेबस में कुछ तो रहेगा। कि मान लो कोई एग्जाम अलग से आ गया, ईपीएफओ आ गया, तो 80% सिलेबस है, 20% अलग सिलेबस है, तो 20% के लिए एफर्ट करना है, कहां से मिलेगा? बाकी तो कॉमन है। और आरोहण पे तो सब्जेक्ट वाइज भी चीज अवेलेबल रहती है, मॉड्यूल वाइज भी अवेलेबल रहता है, तो सिर्फ 20% किसी को देखना है, सिर्फ उतना अपडेट कर सकता है, पूरा बैच दोबारा क्यों करना? मतलब समय और पैसा बिल्कुल बर्बाद नहीं करें, क्वालिटी तरीके से एक बार पढ़ लें, यहां वहां भटके नहीं। और एक बात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपना माइंड पूरा क्लियर करिए। स्टार्टिंग में जोश बहुत ज्यादा हाई रहता है कि सर मैं बिल्कुल मेहनत से करूंगा, निकाल लूंगा। पहला सब्जेक्ट खत्म होगा, पहला सब्जेक्ट खत्म होते होते पूछेंगे सर कब कंप्लीट होगा, परेशान होना शुरू हो जाएंगे। और बहुत हड़बड़ी में मत रहो, जो भी नया बैच ज्वाइन कर रहा है वो पेशेंस के साथ ज्वाइन करे कि उसको आराम से समय देकर पढ़ना है, हड़बड़ी नहीं। शॉर्टकट जैसी कोई चीज मेरे पास नहीं है कि मैं 2 महीने में 8 सब्जेक्ट करा दूं। और एक काम मैंने इसलिए कर रखा है, यहाँ पर जो नया बैच हम शुरू कर रहे हैं, तो सितंबर का जो बैच मैंने खत्म किया था, सितंबर 2023 का बैच मैंने जो कंप्लीट किया था, वो पूरा का पूरा जीएस रिकॉर्डिंग में भी इस बैच में डाल दिया है। तो किसी को मान लो अगले ही महीने कोई पेपर देना है, कोई एक सब्जेक्ट करना है और नया बैच ज्वाइन किया है, अब मान लो आज किसी ने न्यू वाला बैच ज्वाइन किया और उसको पॉलिटी पढ़ना है, अगले महीने के लिए बस वही पॉलिटी बचा है उसका, या ओनली जी के करंट अफेयर पढ़ना है, तो रिकॉर्डिंग लेक्चर सितंबर 2023 बैच के पूरे पूरे मैंने वो भी अवेलेबल कर दिए। मतलब न्यू जीएस बैच जो हम शुरू कर रहे हैं उसके कोर्स में जाओगे तो एक तो लाइव क्लासेस, जो 14 तारीख से हम लाइफ साइंस शुरू करेंगे, सारी लाइव क्लासेस चलेंगी जीएस की, और एक प्रीवियस बैच का फोल्डर बना हुआ है जिसमें सितंबर वाले बैच के सारे लेक्चर हमने डाल दिए हैं। तो किसी को अगले ही महीने कोई एक सब्जेक्ट पढ़ के जाना है, वो इस बैच में सारा अवेलेबल, 8 के 8 सब्जेक्ट अवेलेबल है। तो पिछले बैच की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, किसी को लग रहा है कि मैं दिन में 3 शिफ्ट में पढ़ के जल्दी जल्दी खत्म कर लूँ 2 महीने में, तो प्रीवियस बैच में रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। किसी को लग रहा है मुझे अगले साल पेपर देना है, 6-7 महीने लाइव क्लास में ही कवर करना है, तो लाइव 1 by 1 चलेगा। तो ये बढ़िया हो गया ना कि दोनों चीजें अवेलेबल है। किसी को लग रहा है मैं दिन में 3-3 सेशन करूंगा और जल्द 2 महीने में खत्म कर लूंगा जीएस, कोई डिपेंड करेगा भाई किसको कौन सा एग्जाम देना है और पेपर कब होने वाला है। तो प्रीवियस बैच में सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है, जिससे आप जल्दबाजी नहीं मचाएंगे कि लाइव में जल्दी खत्म कर दो। मेरा ही पढ़ाया हुआ, जो भी जल्दी पढ़ाया हुआ, दिसंबर में खत्म हुआ ये बैच,
दिसंबर जनवरी में, तो वो प्रीवियस बैच में सारी क्लासेस अवेलेबल हैं और लाइव में 1 बाय 1 चलेगा। इसमें आराम से हम 6-7 महीने दे के पढ़ेंगे, हड़बड़ी नहीं। पीडीएफ वगैरह मेरे सारे नोट्स अवेलेबल हैं, क्लास नोट्स, पीडीएफ वगैरह सब अवेलेबल हैं, उसके लिए आपको यहाँ वहाँ भटकना नहीं है। ठीक है, तो नए बैच में लाइव क्लासेस और प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग दोनों अवेलेबल है, जिसको जितना समय देना हो उसके हिसाब से चले। तो जो भी एग्जाम मैंने बताए आपको, सिविल सर्विसेज छोड़कर बाकी किसी भी एग्जाम के लिए आपको किताब की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। स्टेट पीसीएस ऑब्जेक्टिव तक के लिए भी जरूरत नहीं है। सीजीएल, जेई, यही सब मैंने बताया, काफी कवरेज हम यहाँ पर करेंगे। स्टेट एग्जाम वालों को अब मैं जो बैच करा रहा हूँ वो तो कॉमन करा रहा हूँ सबके लिए, पर अब इसमें मान लो कोई राजस्थान का एग्जाम आ गया, कोई झारखंड का एग्जाम आ गया, कोई उत्तराखंड, कोई यूपी का एग्जाम है, तो अब एक ही बैच में 28 स्टेट का मैं जीएस तो नहीं कराऊंगा। तो जो मैं कॉमन जीएस करा रहा हूं, स्टेट एग्जाम में आपको स्टेट लोकल ऐड करना पड़ेगा, स्टेट लोकल आपको ऐड करना होगा। कॉमन जीएस जैसे मान लो झारखंड का कोई पेपर होना है तो बाकी जीएस जो है वो वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। झारखंड लोकल आपको ऐड करना होगा, राजस्थान वाले को राजस्थान लोकल, उत्तराखंड वाले को उत्तराखंड लोकल। अब आरोहण पे कुछ स्टेट स्पेसिफिक बैच है, किसी को केवल अपने स्टेट का एग्जाम देना है तो वो स्टेट वाले बैच को ज्वाइन करें, क्योंकि उस वाले बैच को मैं स्टेट लोकल तो कराऊंगा ही। बाकी ये कॉमन जीएस बैच है, तो कॉमन जीएस सबके लिए कॉमन जो है वो तो इसमें कवर होगा, पर स्टेट लोकल 28 राज्यों का तो नहीं होगा। और स्टेट लोकल के बैच आरोहण पर अलग से हैं, यूपी अलग है, उत्तराखंड अलग है, तो उनके लिए उनका कवरेज अलग रहेगा, वो इसमें मिक्स नहीं करेंगे हम कि बाकी लोग कंफ्यूज हों। तो कॉमन जीएस वही रहेगा, स्टेट लोकल ऐड करना पड़ेगा, या स्टेट लोकल पार्ट के लिए आरोहण पर अलग से अवेलेबल रहेगा, वो देख सकते हैं। तो बाकी जितने भी एग्जाम में बात कर रहा हूं उसमें हमें क्या करना है, सिर्फ 3 चीजें, क्लास कवरेज, बुक्स वगैरह नहीं बोल रहा हूं मैं, क्लास में जो कराया है क्लास, बाकी सारे एग्जाम की बात मैं कर रहा हूं, क्लास में जितना कराएंगे क्लास का पूरा कवरेज करना है, सारे सब्जेक्ट, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स, आपके जिस एग्जाम के पेपर अवेलेबल हों, आरोहण पर ही बहुत सारे पेपर डाले हुए हैं हमने, प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्लस पिछले साल टेस्ट सीरीज वगैरह भी हमने कराई थी, वो सारे भी आपको दे रखी है। तो करंट अफेयर के क्वेश्चन अपडेट होंगे, स्टैटिक जीएस तो ऑलरेडी बहुत पेपर पड़े हुए हैं इस पे, प्लस जीएस प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं कराता भी रहता हूँ टाइम टाइम पर, जैसे भी कई सारे सेशन पीछे कराए थे, इस महीने में भी और होंगे। जीएस प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये लाइव में कराता भी रहता हूं मैं, पीछे हमने 10 सेशन किए थे, उससे पहले 5-15 के आसपास अवेलेबल होंगे अभी, और टाइम टाइम पे कराते रहेंगे। तो क्लास कवरेज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करने हैं, क्लास में मैं कराता भी हूँ जीएस प्रैक्टिस मिक्स करके, और टेस्ट सीरीज जो आपके कोर्स में अवेलेबल रहेगी, जो आपका कोर्स है उसमें टेस्ट सीरीज भी है, पिछले साल के पेपर हमने दे भी रखे हैं, देखो टेस्ट सीरीज लास्ट ईयर जो कराई थी वो अवेलेबल भी है आपके कोर्स में, काफी क्वेश्चन है उसमें। तो क्लास जितनी कराई जाएगी 1 बाय 1 वो सारा कवर करना, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना, टेस्ट सीरीज ये हमने दे रखी है फोल्डर में, और जीएस के क्वेश्चन जो मैं लाइव क्लास में कराता हूँ, ये लाइव प्रैक्टिस चलती है, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग में अवेलेबल रहता है, आपके कोर्स के फोल्डर में पड़ा भी है, कोर्स फोल्डर में देखेंगे अवेलेबल भी है। इतनी चीजों, अब इसके अलावा कुछ आपको लगता है जरूरत हो बताओ मुझे, थ्योरी हो गई, क्वेश्चन हो गया, पेपर, टेस्ट सीरीज, अब इसके अलावा तो जरूरत नहीं है, और 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट आपके इसमें कवर हो जाएंगे। और टेस्ट सीरीज में एफटी रीजनिंग के ही पेपर पड़े होंगे, टेस्ट सीरीज में एफटी भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, बहुत सारे पेपर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जरूरत क्या है, अपने आप से कॉन्फिडेंट होना कि मुझे तैयारी करनी है तो लग के तैयारी करनी है। ये नहीं होना चाहिए कि 3 महीने बाद फिर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। सबसे बड़ा कारण एग्जाम नहीं निकलने का, एक साथ 50 एग्जाम के पीछे भागना। अपना माइंड बिल्कुल क्लियर रखिए कि भाई मुझे स्टेट पीसीएस एग्जाम के पीछे जाना है, या सीजीएल या एईजेई, जिस तरह की तैयारी करनी है, एक साथ सिर्फ उस तरह के फॉर्म भर सकते हो जिनका 80% सिलेबस कॉमन हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिगिनर बच्चे ध्यान रखें, या जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे पूछना, यही बताएंगे
80% कॉमन सिलेबस जिन एग्जाम का है वही फॉर्म एक साथ भरे जाएं, क्योंकि फॉर्म आने में और एग्जाम होने में अब बहुत लंबा गैप नहीं होता। पहले 3-3 4-4 महीने गैप होता था फॉर्म भरने में और पेपर होने में, पर कई सारी चीजें ऑनलाइन डिजिटल हो जाने से अब वो गैप कम हो गया है। फॉर्म आने में और पेपर होने में 1.5-2 महीने का गैप मिलता है। तो 80% कॉमन सिलेबस जिन एग्जाम का है, कॉमन सिलेबस उस तरह के फॉर्म आप भरिए। ऐसे फॉर्म एक साथ मत भरो जिनमें 50% सिलेबस वेरी कर रहा हो, उनके चक्कर में एक साथ मत भागो, एक भी नहीं निकलेगा। 3 साल 4 साल 5 साल तैयारी में लगते हैं और एक पेपर भी नहीं निकलता। उसका सबसे बड़ा कारण है सारे फॉर्म भरना, कि जो फॉर्म आया सब भर दे रहे हैं और एक दूसरे को देखकर। अपने आप से पूछो आपको क्या तैयारी करनी है, आपने क्या सोच कर तैयारी करने का डिसाइड किया था। अपने आप से पूछो मुझे क्या एग्जाम देना है, हर एग्जाम के पीछे मत भागो। और सबसे अच्छा है अपनी अंतरात्मा को सुनना। दिन में 10 मिनट लाइट बंद करके आराम से रूम में बैठो शांति से और विचार किया करो, थोड़ा ध्यान किया करो। ज्यादातर जवाब आपको आपके अंदर से मिलेंगे। हमेशा बोलता हूं मैं, यहां वहां भटकते हो, जो परेशान होते हो, कोई परेशानी में सोचते हो दूसरा कोई बताए क्या करना है, आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। अपने आप से पूछो कि क्या ऐसे एग्जाम जिनका सिलेबस बहुत अलग है, क्या वो एक साथ निकल सकते हैं। और हर वो एग्जाम 2-3 महीने में होने इकट्ठे नहीं। 80% सिलेबस वाले कॉमन एग्जाम है वो दे सकते हो, क्योंकि 80% कॉमन है, 20% हम कर सकते हैं अलग अलग। बहुत ज्यादा वेरिएशन है उनके चक्कर में नहीं भागें, क्योंकि आप 5 साल बाद भी कहोगे पेपर नहीं निकला तो यही कारण होगा। ठीक है, तो कॉमन सिलेबस जिनका है 80% तो कॉमन सिलेबस है, उन फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे सीजीपीटीटीएम का फॉर्म आया था, तो जो बच्चे जीएस तैयार कर लिए थे, जो सीजीएल वीजीएल भी दे रहे, सबसे मैंने कहा था सीजीपीटीटीएम देना। सीजीपीटीटीएम मैंने बोला था देना, हालांकि संस्था एनटीए ने पेपर कराया था, उन्होंने गड़बड़ बहुत की। पेपर हुआ फिर कैंसिल हुआ, कुछ के रिजल्ट आए कुछ के नहीं आए, पेपर कई बार में कराया, पर फाइनली प्री मेंस इंटरव्यू तीनों हो चुके। और जब रिजल्ट आएगा सीजीपीटीटीएम का, 553 सीटें, 550 से ऊपर सीटें थी। फाइनल रिजल्ट आरोहण का 70% से ऊपर बच्चा आरोहण का ही है। हालांकि एनटीए ने गड़बड़ किया, नहीं तो और भी बच्चे आरोहण के बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट एनटीए की गलती से रह गए। लास्ट मोमेंट पे सेंटर चेंज हो गया, कोई पहुंच नहीं पाया, ऐसी ऐसी गलतियां उन्होंने की। पर उसके बाद भी 70% से ज्यादा बच्चा होगा सीजीपीटीटीएम में जो आरोहण का सिलेक्ट है। और आरोहण का केवल इंटरव्यू प्रोग्राम को कंसिडर नहीं कर रहा हूं मैं, जिन्होंने प्री आरोहण पे प्री से जुड़े हुए थे जो बच्चे, उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डाटा उसका देखा। प्री से जो बच्चे जुड़े थे 70% से ऊपर बच्चा क्वालिफाई होगा इसके अंदर, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से पढ़े हैं। पर दिक्कत क्या थी, फॉर्म आने में और एग्जाम होने में टाइम कम था, उतने टाइम में तैयारी करानी थी। उसके बाद भी बहुत अच्छा सिलेक्शन रेट है, क्योंकि शॉर्टकट नहीं, प्रॉपर तरीके से बच्चों ने पढ़ा, जो बताया गया उस पर वो चले। अब फिर इस बार बात चल रही है सीजीपीटीटीएम आएगा कि नहीं। कई बार कोचिंग वाले क्या कह देते हैं कि रेलवे इंजीनियरिंग सर्विसेज में वापस आने जा रहा है, बकवास बात। सीजीपीटीटीएम फिर से 2 महीने में होने वाला, बकवास बात। बकवास मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें नहीं पता कि होना है कि नहीं होना। भाई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, एक नई वैकेंसी आ जाए, पर कोई एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी तो है नहीं कि ज्योतिषी और उससे वो अपना ज्योतिषी और वो गणना उड़ना करके बता दे। तो ये तो तुक्का लगाने वाली बात हुई। इंस्टीट्यूट क्यों इस बात को कहेगा, ताकि उनकी एडमिशन बढ़ जाए, फीस वीस थोड़ी ज्यादा आ जाए, मनी गेम है। तो इतना आपको भी समझ आता है, आ जाए तो अच्छी बात है, पर इस तरह के प्रेडिक्शन में मत पड़ो। होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। पर आप कर क्या सकते हैं, आपके लेवल पे आप केवल इतना कर सकते हैं कि जो एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उसमें जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो तो आपके रेडी रहें। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि जो भी बच्चे मैक्सिमम 90% एग्जाम जो हो रहे हैं उनमें आपका जीएस, एफटी, रीजनिंग। तो अब आप मुझे बताओ सीजीपीटीटीएम का फॉर्म आएगा, है ना, एक ही दिमाग में बात चल रही, आएगा कि नहीं आएगा, क्यों दिमाग लगा रहे हो। अभी तुम्हारे पास जो टाइम है उसका फॉर्म जब आए तब आए, तुम अपनी तरफ से जीएस, एफटी, रीजनिंग पढ़ के तो रख लो। आरोहण पे बच्चों को सबसे ज्यादा एडवांटेज एक बात का मिला है, हमने हर बैच जल्दी शुरू किया, क्योंकि लोग फॉर्म आने पे बैच लॉन्च कर रहे थे, तब तक हम कंप्लीट करके रिवीजन करा रहे थे, क्वेश्चन करवा रहे थे उस समय। सबसे ज्यादा आरोहण पे जो बच्चों को बेनिफिट मिला वो इसी बात का। या आप देख रहे हो कि एक साल में 18,000 बच्चा ऐप डाउनलोड है आरोहण का, या कंटेंट उसको इतना मिल रहा है। सिर्फ एक ही बात का बेनिफिट है जो मैं हमेशा कहता हूं,
ऑलवेज स्टार्ट अर्ली। उसमें आपको प्रेशर भी नहीं आएगा। जैसे मान लो जीएस बैच में शुरू कर रहा हूँ, 2 घंटे क्लास चलेगी, तो दिन भर में 2 घंटे जीएस पढ़ लोगे, 6 महीने में जीएस तुम्हारा पूरा तैयार। बाकी अपना टेक्निकल या जो तुम्हें जिस एग्जाम की तैयारी जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। आराम से फॉर्म आने के पहले तैयार भी हो जाएगा। जब जब फॉर्म आएंगे तब लोग बैच बना के तैयारी शुरू करेंगे, उस समय हम रिवीजन और क्वेश्चन लगा रहे होंगे। तो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है ऑलवेज स्टार्ट अर्ली। तुम्हें ये पता है कि जिस तरह के एग्जाम तुमको देने हैं उनमें जीएस आता है कि नहीं आता। अगर जीएस आता है तो मैं शुरू कर रहा हूं, एक बार पढ़ के रख लो। जब जीएस कंप्लीट हो गया तो जिस समय लोग शुरू करेंगे उस समय तुम रिवीजन कर रहे होगे। एप्टी रीजनिंग तुम्हें पता है आता है, एप्टी रीजनिंग कमांड कर लो। अब इसके लिए फॉर्म आने का वेट थोड़ी करोगे, सीजीएल दोगे, जेई दोगे, ज्यादातर एग्जाम तुम देखोगे किसी में एप्टी, किसी में एप्टी रीजनिंग दोनों, जीएस ये सब तो आता ही है। इंग्लिश वगैरह किसी में आता है, किसी में नहीं आता। पर जो अगर तुम इतना भी रेडी कर लोगे तो तुम्हारा 60-70% काम तो पहले ही खत्म हो जाएगा। उसके लिए फॉर्म आने का वेट थोड़ी करना है। फिर फायदा क्या मिलता है, जैसे मैं तुमको पढ़ाता जा रहा हूं और जब कोई फॉर्म आता है, जैसे सीजीपीडीएम था, मैंने खुद ही कह दिया भरो इसको, और बहुत बच्चे जिनको उम्मीद नहीं लग रही थी उतने टाइम की तैयारी में सेलेक्ट हो रहे हैं। अभी रिजल्ट आएगा, बहुत बच्चे सेलेक्ट है, क्लियर है कि वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो जब बीच बीच में फॉर्म आएंगे मैं खुद ही बता दूंगा भाई इतनी तैयारी तुम्हारी हो गई है, फॉर्म भरो कि मत भरो। आरोहण पे कितने ही बच्चे हैं फॉर्म आते रहते हैं, कहते हैं सर हम प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, हम कंफर्टेबल हैं, आराम से हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वो कॉन्फिडेंस आएगा कब, जब तैयार कर लोगे। यहां वहां भटको मत। तैयारी शुरू की है, 2 ही महीना हुआ, यहां भटक रहे हैं वहां भटक रहे हैं। एक स्टूडेंट कहीं कोचिंग ज्वाइन किया है 80,000 रुपए लाख रुपए लगा के, कोई दोस्त 50,000 फीस दिया है, तो तुम्हें लग रहा है कि पता नहीं क्या स्पेशल चल रहा होगा। एंड ऑफ द डे जीएस कंपेयर कर लेना, इसका 60% कवरेज भी नहीं मिलेगा तुमको। इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं कोई ईगो में ये बात कह रहा हूं, मुझे मालूम है कि किस सब्जेक्ट को कितना समय दिया जाता है। या जो लोग कहीं कोचिंग किए हैं उनके नोट्स उठा लेना और अपने नोट्स उनको दे देना, मैच कर लेना, आपको मालूम चल जाएगा कंटेंट कितना कवरेज कहां पर है और ईमानदारी से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई थ्योरी पूरी पढ़ाए फिर क्वेश्चन भी करवाए, रिवीजन करवाए, इतना कोई एफर्ट जीएस में कर रहा होगा। उसी मेहनत के ऊपर, उसी ऑनेस्टी के ऊपर मैं क्लेम कर रहा हूं इस बात को कि कवरेज को लेकर आप चिंता ना करें, कवरेज तो यहाँ बहुत होगा। ढूंढ ढूंढ के लगभग मैक्सिमम चीजें मैं कराई देता हूँ। पुराने स्टूडेंट जो पढ़ रखे हैं उनको ऑलरेडी चीज पता होगी, तो दिक्कत वहां कहीं भी नहीं है। बस पॉइंट ये है कि यहाँ वहां भटकना नहीं है। अपने आप से पहला सवाल पूछ लीजिए, तैयारी करना है कि नहीं। मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं, आज अपने आप से ये पूछ लो तैयारी करना है या नहीं करना। अगर तैयारी करनी है तो लग के फिर 6 महीने साल भर समय दो, और नहीं करनी है तो आज के आज तैयारी छोड़ के प्राइवेट जॉब करना है या एमटेक करना है, कुछ और करना है, उसकी तरफ फोकस कर लो। डायलेमा सिचुएशन सबसे खतरनाक होती है, कंफ्यूजन की स्थिति कि ये भी कर लूं फिर ये नहीं होगा तो ये कर लूंगा, ये मत करना, नहीं तो 2 महीने ये भी खराब करोगे, कुछ और करना था वो भी बेकार करोगे। और हमेशा इनसिक्योर दिमाग नहीं होना चाहिए, मेरा क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। अपने ऊपर डाउट करते हुए तैयारी मत करो। अगर आज आप बिगिनर हैं, आज पहले दिन आप आरोहण पे जुड़ रहे हैं और तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो 7-8 महीना बिल्कुल दिमाग को क्लियर रखना है कि मुझे लग के तैयारी करनी है। सेकंड थॉट दिमाग में डाउट नहीं आना चाहिए कि मेरा होगा कि नहीं होगा। आपका काम सिर्फ ये है, पढ़ाया जा रहा है, ईमानदारी से कवर करते चलिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा उसमें दिमाग मत खपाइएगा, क्योंकि डाउट करने लगोगे तो जो पढ़ रहा है वो भी नहीं पढ़ोगे। और ये क्लियर है कि बिना पढ़े तो काम बनना नहीं है, ठीक है। तो पहले ही क्लियर कर लो भाई तैयारी करनी कि नहीं करनी। वॉइस लैग हो रहा है, रुको रिफ्रेश कर देते हैं इसको 1 मिनट। अभी वॉइस ठीक आ रही है क्या? अभी वॉइस ठीक आ रही है? ओके। तो मैं वही बोल रहा हूं कि अपने आप से डिसाइड कर लीजिए तैयारी करना है कि नहीं। कई बार स्टूडेंट दूसरे को देख के तैयारी कर रहे होते हैं, कोई चीज बुरी नहीं है। प्राइवेट जॉब करना है तो प्राइवेट के लिए प्रयास करो, एमटेक करना है तो एमटेक करो, तैयारी करना है तैयारी करो, पर माइंड क्लियर रखो करना क्या है। डायलेमा सिचुएशन में मत रहो। मैं बोलना ये चाह रहा हूं क्लियर माइंड हो कि जो करना है फिर मेहनत लगेगी। शॉर्टकट मेरे पास कोई नहीं है। आप मेरे से कहेंगे कोई शॉर्टकट बता दे, शॉर्टकट कुछ नहीं। हाँ, कहीं कहीं हम स्ट्रेटजी बनाकर अपने टाइम को थोड़ा सा कम कर सकते हैं,
तो शॉर्टकट कोई ऐसी चीज नहीं कि मैं आपको बोलूं कि बिना मेहनत के ये काम हो जाएगा। मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। टीचर के एंड में मेहनत में कमी नहीं मिलेगी तो आपके एंड में भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आपके जो डाउट हैं, कुछ पूछना है किसी को तो वो पूछ लीजिए एक एक करके, जिसके जो भी सवाल हैं वो पूछ लीजिए। आरआरबी जेई नितेश, मैंने पहले ही बोला हर एग्जाम का अलग अलग नाम मत लो। मैं जो करा रहा हूं आरआरबी जेई नहीं, स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स तक के लिए भी बहुत कंटेंट होगा इसमें। सीजीएल वीजीएल संतोष कोई दम नहीं है, जीएस जितना मैं कराऊंगा सीजीएल पैड से टिक कर दोगे तुम। सीजीएल में कौन क्या पढ़ाता है मुझे नहीं पता, जीएस जितना मैं कराता हूं सीजीएल के लिए बहुत है। और एक बात, कभी कभी पेपर बहुत एब्सर्ड आ जाता है ना, जैसे अभी सीडीएस का पेपर हुआ तो यूट्यूब में आप देख रहे होंगे कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं बहुत एब्सर्ड पेपर आ गया, तो आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आपने तरीके से सब्जेक्ट कर रखे हैं और भाई कोई आसान पेपर है तो 70% तक पेपर आपसे बन जाएगा, बहुत टफ पेपर है तो 50% बनेगा, पर वो 50% भी आरोहण पर जो पढ़ाया गया होगा औरों से ज्यादा होगा। अगर औरों का 40 बन रहा होगा तो आपका 50 बनेगा, तो इसमें आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जैसे सिविल सर्विसेज पेपर था कि 80 से भी नीचे कट ऑफ चली गई, पेपर बहुत गंदा आया, तो इसका मतलब ये थोड़ी जिन अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट ने जो पढ़ाया वो खराब पढ़ाया। भाई अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में टीचरों ने जो पढ़ाया, बच्चों ने जो मेहनत की, अगर कट ऑफ कम चली गई है तो पेपर बहुत टफ आ गया तो कम चली गई, पर ये थोड़ी की पढ़ाई में कमी थी। अब अगर बहुत गंदा पेपर आ जाए, भाई मान लो मैं जो पढ़ाऊंगा 15-20 पेपर होंगे अगले साल में या 10 पेपर होंगे, तो कोई पेपर मॉडरेट होंगे तो आप 70% तक कर लोगे, औरों का 60 बनेगा तो आपका 70 बनेगा। कोई बहुत गंदा पेपर आएगा, किसी का नहीं बनेगा, जानबूझ के पेपर ऐसा बनाया कि क्वेश्चन ना कर पाओ, तो भी अगर 50% भी अगर अच्छा स्कोर होगा तो वो आरोहण से आपको मिल जाएगा। ये मैं कहना चाह रहा हूं। कंटेंट कवरेज के मामले में किसी भी से भी 21 पड़ेगा कंटेंट आपको, यहां आपको कमी नहीं मिलेगी। तो ये परेशान नहीं होना है कि पेपर बहुत टफ आ गया, बहुत गंदे क्वेश्चन आ गए, वो आपकी चिंता का विषय नहीं है। आ गए, आप जितना करके आए उतना ही करके चले आइए, बस दिमाग नहीं खपाना है, उतना ही करके चले आइए, उतने में ही जब रिजल्ट आएगा आपका स्कोर अच्छा होगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज पेपर 2024 में बहुत गंदा आया, 35-40 नंबर ही अच्छा स्कोर था उसमें, लोग 40 नंबर के आसपास भी जो स्कोर कर रहे थे भाई अच्छा स्कोर माना गया 200 में से। सिविल सर्विसेज में 80 नंबर भी नहीं आ रहे थे लोगों को पिछले प्रीलिम्स में, उससे कम में क्वालिफाई कर गए। तो वो तो पेपर टू पेपर डिपेंड करता है। कंप्यूटर बेसिक्स में संतोष, आईसीटी में मैं कुछ चीजें कराऊंगा। कंप्यूटर बेसिक्स आपको सीजीएल के पुराने पेपर भी लगा के कवर करना होगा। कंप्यूटर बेसिक्स की जो आपने बात की है, आईसीटी में कुछ चीजें मैं कवर कराऊंगा। कोर कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको पुराने प्रीवियस ईयर से भी लगाने पड़ेंगे। तो जो भी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है और जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर जरूर लगाए। जिस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल हैं, जो पेपर आप देने जा रहे हैं, जरूर सॉल्व करें प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें कोई स्केप नहीं है आपको कि आप छोड़ दें। और प्रीवियस ईयर को लगाने का तरीका डिक्रीजिंग ऑर्डर में, प्रीवियस ईयर को लगाने का तरीका भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 2024 का अगर है तो 24 से लेकर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जितना लगा पाए, क्योंकि करंट ट्रेंड, हाल फिलहाल का ट्रेंड पहले पता चलना चाहिए क्या है। कोई भी एग्जाम देना हो, प्रीवियस ईयर पेपर सबसे बढ़िया तरीका, 1 by 1 सब्जेक्ट खत्म करो, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर लगाने से आपको ये पता चल जाएगा कि जो टीचर पढ़ा रहा है, कोई इंस्टीट्यूट में आप पढ़ने गए, हाई फाई फीस दे दिए, या कोई नामी टीचर है, कोई भी टीचर, या मान लो मैं आपसे इतनी बातें बता रहा हूं या मेरी बात भी करो, कभी किसी का ब्लाइंड फॉलोवर नहीं होना चाहिए। कोई कुछ भी कह रहा है ऐसे मत मानो, आप चुपचाप जो सब्जेक्ट टीचर ने पढ़ा दिया प्रीवियस ईयर उठाओ, देखो कि अगर वो क्वेश्चन वहां पर जो थे वो आपसे बने कि नहीं बने। 70% तक क्वेश्चन अगर बन रहे हैं पढ़ने के बाद तो वो टीचर ने ठीक पढ़ाया है, नहीं बन रहे हैं तो खराब पढ़ाया है। एक ही साल का पेपर देख के नहीं, एक साल मान लो टफ आ गया हो, 10 साल के पेपर देख के आप बता पाओगे। जैसे मान लो इंडियन पॉलिटी मैंने पढ़ा दिया, अब इंडियन पॉलिटी आप जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, पिछले 10 साल के पेपर उठाइए, पिछले 10 साल के पेपर में 70% क्वेश्चन अगर पॉलिटी बने तो मैंने ठीक पढ़ाया, नहीं तो खराब पढ़ाया। कहीं भी आप कोचिंग कर रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, कोई कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो, सबसे अच्छा तरीका टेस्ट करने का यही होता है। प्रीवियस ईयर पेपर तो कोई घर में नहीं बना रहा ना, वो तो एग्जाम एक्चुअल है। और अगर कोई पढ़ाया जैसा, कोई कहे कि मैं सबसे बढ़िया पढ़ा रहा हूं या बस मेरे से पढ़ लो तो पास हो जाओगे, कोई कुछ भी बातें कर रहा हो, किसी को मत सुनो। वो सब्जेक्ट कंप्लीट आपने किया, उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर उठाओ, 10 साल के पेपर में 70% अगर सॉल्व हुए तो ठीक पढ़ाया, नहीं तो खराब पढ़ाया।
बहुत क्लियर कट बात। एक साल पे तो इवैल्यूएशन नहीं हो सकता, क्या पता एक साल में टफ पेपर रहा हो या एब्सर्ड क्वेश्चन आ गए हो। 10 साल के ट्रेंड से पता लग जाता है सही पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया। तो ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि प्रीवियस ईयर वगैरह आप देखें। तो आरआरबी, सीजीएल पेपर 2, पेपर 1 इन सब की चिंता ना करें, वो तो जितना मैं कराऊंगा काफी कवरेज रहेगा। सीजीएल में एक बार ध्यान रखना, जीएस में क्योंकि एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश यहां पर स्कोर लोग ज्यादा कर लेते हैं कई बार। जीएस वो एरिया रहता है जहां पर वो कट ऑफ को नीचे लाते हैं। तो सीजीएल में 70% तक भी क्वेश्चन अगर जीएस आपका बन रहा है तो अच्छा है, क्योंकि वो उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट है कि जीएस में कुछ क्वेश्चन जानबूझ के एब्सर्ड भी डाले जाते हैं कट ऑफ को नीचे रखने के लिए। उसके बाद भी कट ऑफ बढ़ रही है देखने में आ रहा है। तो सीजीएल में, जीएस में जानबूझ के 20-30% क्वेश्चन होंगे जिनको नहीं करना चाहिए। जब जीएस आप पढ़ लोगे तो आपको समझ आएगा कि कौन से क्वेश्चन करने हैं और उससे जरूरी है किन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना। जिस दिन आपको यह बात समझ में आ गई, कंपटीशन में सबसे खतरनाक चीज है नेगेटिव मार्किंग। जितने लोग एग्जाम में सेलेक्ट नहीं होते, कभी वो देखें, अच्छे कैंडिडेट भी कई बार सेलेक्ट नहीं होते, और वो अगर मार्क्स देखें कि प्लस में कितने आए और माइनस में कितने आए, जितना माइनस में आया अगर वो ना होता तो कई लोग कट ऑफ क्लियर कर जाते। हर साल का ट्रेंड है। तो पॉइंट ये है कि जो नेगेटिव जो क्वेश्चन आते हैं उनसे ज्यादा जरूरी ये भी है कि किनको नहीं करना। कंपटीशन है ना, ये सारे क्वेश्चन करने के लिए नहीं बने हैं। कई क्वेश्चन जानबूझ के डाले जाते हैं कि ये ना बने आपसे, उनको नहीं करना। उनको छोड़ दोगे तो भी नेगेटिव से बच जाओगे, तो भी कट ऑफ में आप क्वालिफाई कर जाओगे, ऊपर रहोगे। जिन क्वेश्चनों को नहीं करना उनको नहीं करना। अननेसेसरी ज्यादा तुक्के लगा के कंपटीशन से बाहर नहीं होना। ठीक है, जितना आपने कर रखा है उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जितना आता है करो, नहीं आता सिंपली छोड़ दो। निगेटिव लाकर कोई फायदा नहीं है। कुछ क्वेश्चन जिनमें डाउट रहता है कि सर मुझे 80% तक कंफर्म है कि यह आंसर होगा, या मुझे याद आ रहा है कि मैंने ये पढ़ा हुआ है, 70-80% तक श्योरिटी लगे तब रिस्क लो। तुक्का भी कब लगाना है? अगर 70-80% तक कॉन्फिडेंस है आंसर पे तब लगाना। और आंसर में भी दो ऑप्शन पे अटकते हो, बी होगा कि सी होगा कि ए होगा, या ए होगा कि डी होगा। दो ऑप्शन में अटक गए, जो पहला थॉट दिमाग में आ रहा है तुक्का लगाना तो उसी पे लगाना। पहला थॉट जो दिमाग में आ रहा है कि बी होता है, फिर लगता है नहीं नहीं सी भी हो सकता है, वो गड़बड़ है। जब दो ऑप्शन के बीच में अटक गए हो, जो पहला थॉट दिमाग में आ रहा है उसी पे जाना। तो 70-80% कॉन्फिडेंस हो तब तुक्का लगाना किसी आंसर पर, उसमें भी पहले थॉट को टिक करना। मैक्सिमम टाइम वो ठीक मिलेगा आपको। नीलम सिंह, मैंने आपको पहले ही बताया, डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट जहां पर, डिस्क्रिप्टिव कन्वेंशनल जहां मेंस लिखना होगा उसके लिए किताब की जरूरत पड़ेगी। मैंने शुरू में क्लियर कट बोला है आपको। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आरआरबी वगैरह के लिए जितना पढ़ा रहा हूं बहुत है। बीपीएससी के लिए बिहार लोकल करना है। यूपी और बिहार ये दो स्टेट ऐसे हैं, इनके स्टेट एग्जाम में स्टेट लोकल बहुत नहीं आता। जैसे बिहार का कोई एई जेई का पेपर हो, या यूपी एई का पेपर हो, इवन यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस भी हो। ये दो स्टेट ऐसे हैं जिनमें स्टेट लोकल का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं, आप मान लो 20% तो क्वेश्चन मिल सकते हैं और स्टेट की तुलना में। वहीं अगर आप राजस्थान का देखो स्टेट लोकल, छत्तीसगढ़ देखो, झारखंड देखो, राजस्थान में तकरीबन 40% स्टेट लोकल आता है। महाराष्ट्र का कोई एग्जाम हो, यहां भी लगभग 40%। झारखंड छत्तीसगढ़ देखोगे लगभग 30% स्टेट लोकल आता है। तो यूपी बिहार दो स्टेट ऐसे हैं जहां स्टेट लोकल सबसे कम पूछता है। यूपी बिहार के पेपर में स्टेट लोकल सबसे कम आता है, इन एग्जाम में स्टेट लोकल ज्यादा आता है। यूपी बिहार में स्टेट लोकल बहुत ज्यादा नहीं, 20% तक मान के चलो। पुराने पेपर देखो खुद ही पता चल जाएगा। यूपी बिहार की तो पीडीएफ बना के दी भी थी मैंने। बिहार वाले जो कोर्स है और यूपी वाला जो कोर्स है आरोहन पे, उनमें तो स्टेट लोकल की पीडीएफ और क्लास कराई भी थी। यूपी वाले में शायद क्लास भी हुई थी, पीडीएफ दोनों में पड़ी है और क्लास भी हुई थी। इसमें चेक करोगे लेक्चर पता लग जाएगा। 3 महीने पहले लगभग, एग्जाम के पहले। यूपी पीएससी वाला डिले हो गया है, पेपर जुलाई में होगा। सीबीएसई वाला कोई आया है, जीएस उसमें आएगा तो कॉमन जीएस तो हो जाएगा, पर कुछ टॉपिक उसमें अलग अलग हैं विनोद।
कुछ अलग टॉपिक हैं, एक बार मुझे देखना है आज आज मैं उसकी एनालिसिस कर लूंगा। प्रीवियस बैच ऑल टाइम रहेगा श्वेता। प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग जब तक आपकी वैलिडिटी है आरोहन पर, उसको देखो, आरोहन पर जो बैच जिस डेट को आप एनरोल करते हो उस डेट से वैलिडिटी काउंट होती है। तो कुछ कुछ बैच आप देखोगे 15 महीने वैलिडिटी दे रखी है मैंने, जैसे इसी बैच को आप देखोगे 15 महीने के आसपास वैलिडिटी है इसकी, और वो बैच स्टार्ट डेट से काउंट नहीं होता है, जिस दिन आप वो बैच ज्वाइन करते हो उस दिन से आपकी वैलिडिटी काउंट होती है। तो कोई बच्चा मान लो सितंबर में बैच ज्वाइन करेगा, सितंबर से 15 महीने काउंट होंगे। जो मई में ज्वाइन किया, मई से 15 महीने, 15 महीने वैलिडिटी एक बार आप चेक कर लीजिए। आईसीटी फिजिक्स केमिस्ट्री कितने आवर्स का है? आईसीटी लगभग 26 घंटे, फिजिक्स केमिस्ट्री भी इतने ही आवर्स, 26 घंटे आईसीटी और फिजिक्स केमिस्ट्री। एसएससी जेई आरआरबी के लिए प्रतीक, जो आप किताब का नाम ले रहे हैं, किसी किताब की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हैं, टेस्ट सीरीज भी मैंने दे रखी है, सब्जेक्ट भी मैं पढ़ा रहा हूं। सिविल्स को छोड़कर और स्टेट पीसीएस डिस्क्रिप्टिव को छोड़कर कोई किताब का मैंने जिक्र नहीं किया, कोई किताब की जरूरत आपको नहीं है। जीएस यूएस के नाम पे एक दो किताब का नाम आपने सुना भी है, उसमें बहुत गलतियां हैं, जरूरत भी नहीं है। जब जीएस में पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको पता चलेगा वो सब किताब आपको नहीं करने की जरूरत है, टाइम वेस्ट ज्यादा है उसमें, और ना वो टेबल याद कर सकते हो आप। तो जो मैं कराऊंगा वो क्लासेस, क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूं प्रीवियस ईयर अपने से भी लगाई है, टेस्ट सीरीज, इसके अलावा कोई किताब की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आरोहन पर सारी चीजें अवेलेबल की जा रही हैं। अगर किताब पढ़ने बैठोगे तो बैच की जरूरत ही क्या है, फिर तो किताब देखो, और किताब में गलतियां भी खूब होंगी, समझ में भी नहीं आएगा। जो एग्जाम मैंने बात की है उनमें किसी में किताब की जरूरत नहीं है, जहां पर किताब की जरूरत है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। बाकी सब एग्जाम के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं है। एक जो जीएस की बड़ी पॉपुलर बुक का नाम आप ले रहे हो, मैं रिकमेंड नहीं करता कभी, गलतियां बहुत हैं उसमें, जरूरत भी नहीं है। जितने क्वेश्चन जितनी थ्योरी हम कराएंगे काफी है इसमें। और क्वेश्चन तो अपने कोर्स में देखो कितने सारे क्वेश्चन पढ़े हुए जीएस के, मैंने लाइव क्लास में भी कराए हैं, पीडीएफ बना बना के दिया भी है। यूपीपीएससी एग्रीकल्चरल सर्विसेज नीलम मैंने बता दिया ना आपको। कोई और क्वेश्चन है किसी का? क्लास नोट्स पीडीएफ आरोहन पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। डाउनलोड के स्टेप्स क्या हैं ब्रॉडकास्ट मैसेज में डाल दूंगा मैं, वहां से देख सकते हैं। और बैच में 35% डिस्काउंट ऑफर भी काफी दिन तक चलाया गया है। अब आज ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज क्या मतलब, ऑफर रिड्यूस हो जाएगा, काफी लंबे समय तक दिया गया, अब इसके लिए कोई अलग अलग मैसेज ना करें। 35% ऑफर आज तक के लिए ये अवेलेबल रहेगा, अब इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद 2025 कुछ नॉमिनल ऑफर रहेगी, इससे कम रहेगा ऑफर तब भी बैच के लिए, इससे कम रहेगा। पर अब 35% वाला आज क्लोज हो जाएगा, उसके लिए अलग से कोई मैसेज नहीं करें, क्योंकि इस तरह की क्वेरी फिर बहुत आती है, टाइम वेस्ट ज्यादा होता है इनमें। ठीक है, चलो क्लास यहीं तक रखें। तो कल परसों दोनों दिन करंट अफेयर की क्लास है, क्योंकि जून जुलाई में जो एग्जाम है करंट अफेयर का कुछ पोर्शन और करा देंगे। और लाइफ साइंस जो नए जीएस बैच का पहला सब्जेक्ट शुरू होगा 14 तारीख से 6:30 PM, 14 से 6:30 PM नए बैच का पहला सब्जेक्ट ये शुरू होगा। कल परसों दोनों दिन 6:30 करंट अफेयर क्लास होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट, कोई क्वेरी? लाइफ साइंस में जो कराएंगे अभी इसमें कोई किताब जरूरत नहीं, बस लेक्चर आप कवर करते जाइएगा, लेक्चर बस कवर करते जाना है। ठीक है चलो क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।